अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 249। अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैंने सर उठाकर देखा तो कोई बुलंदी से छलांग लगाता हुआ मुझ पर आ रहा था। मैंने फौरन ही बर्फ पर गिरकर दोनों टांगे ऊपर कर दी। मुझ पर आने वाले मेरी स्केटिंग शूज और स्टिक्स के जरिए बुरी तरह जख्मी हुआ। मेरे उठते ही दूसरा पहुंच गया। मेरे मुंह पर जबरदस्त घूंसा पड़ा। मैं गिरते गिरते संभल गया। वहीं से घूमकर उसके मुंह पर स्टिक मारी। उसका वो चश्मा टूट गया जो बर्फीली हवाओं से आंखों को महफूज करने के लिए पहना जाता है। दूसरा जख्मी उठ रहा था। मैंने उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। वहां हमला करने के लिए चेहरे का कुछ हिस्सा ही मिलता था, क्योंकि बाकी सारा जिस्म मोटे ऊनी लिबास और जैकेट वगैरह में छुपा होता था। पूरी कुव्वत से मारो तब भी यूं लगता था जैसे रुई के मोटे गद्दे पर छड़ी मारी जा रही हो। उनमें से एक अपने शाने से गन सीधी करने लगा। मैं दौड़ते हुए उससे टकरा गया। लातों और घूंसों का किसी पर असर नहीं हो सकता था। मैंने जेबी चाकू निकालकर उसके चेहरे पर मारा। उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने उसकी गन छीन ली। फिर उसी लम्हे में एक तरफ उछलकर गिर पड़ा। दूसरे शख्स ने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। मैंने बर्फ की सतह पर करवट लेते हुए गन से फायर किया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जिसके चेहरे पर चाकू का जख्म आया था वो बर्फ में धंसा हुआ कराह रहा था। मैं उठकर उसके पास आया, गन का रुख उसकी तरफ किया, फिर ट्रैगर पर उंगली रखी तो वो इनकार में दोनों हाथ हिला हिलाकर बोला, नहीं नहीं, मुझे ना मारो। मेरी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें जिंदा छोड़ने से मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझसे कोई भी खिदमत ले सकते हो। तुम लोग यहाँ कहाँ छुपे रहते हो? वो एक सिमत उंगली उठाकर बोला, उधर चट्टानों के साए में गार है। हम वहाँ 10 पहरेदार रहते हैं। हर 2 पहरेदार की ड्यूटी 6 घंटे की होती है। अभी उस गार में तुम्हारे 8 आदमी मौजूद है। हाँ, उन्हें मालूम होगा तो तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। यहाँ किस सिलसिले में पहरा दिया जाता है? इन पहाड़ों के दरमियानी रास्ते से गुजरने के बाद ऐसी कोई जगह या कोई खुफिया अड्डा है जहां तक हमारा बॉस किसी को पहुंचने नहीं देना चाहता। हम भी आज तक वहां जा नहीं सके। हमें सख्ती से हुक्म दिया गया है कि यहां तक आने वाले को जिंदा वापस जाने ना दिया जाए। तुम्हारा बॉस कौन है? मैंने एक बार उसकी सूरत देखी है। मैं नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े। वो दुरुस्त बयान दे रहा था। उसकी सोच कह रही थी कि इस रास्ते पर आगे भी कई तरह की रुकावटें हैं, उधर कोई नहीं जा सकता। मैं वहां के बाकी 8 पहरेदारों को अपनी हिकमत अमली से खत्म कर सकता था, लेकिन हेलीकॉप्टर और तैयारों की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ एक चट्टान के साए में चला गया। वो तबाहशुदा चौकी की तरफ से आ रहे थे। एक हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ शख्स दूरबीन से 2 अफराद को देखते हुए गुजर रहा था जो मेरे हाथों हलाक और जख्मी होकर बर्फ पर पड़े हुए थे। वो परवाज करने वाले दूर पहाड़ी के दूसरी तरफ चले गए थे। वहां से एक लंबा चक्कर लगाकर आ सकते थे। ये मालूम कर सकते थे कि वो दोनों कौन है और वहां क्या कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के नजरों से ओझल होते ही गार की तरफ से 4 शख्स दौड़ते हुए आए। जख्मी से पूछा, यहां कौन आया था? हमने तुम्हारी गन से फायरिंग की आवाज सुनी थी। मैं उसके दिमाग में था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, एक अजनबी इधर आया था, मेरे साथी की तरह मुझे भी मार डालना चाहता था। फिर तैयारे और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर भाग गया। मुझे उठाओ और तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। एक ने कहा, परवाज करने वाले ने तुम दोनों को यहां देखा है। हम तुम्हें ले जाएंगे तो वो तुम्हें तलाश करते हुए गार तक आ जाएंगे। सॉरी। ये कहते उसने जख्मी साथी को गोली मार दी। फिर वो चारों जिधर से आए थे उधर दौड़ते चले गए। हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था। जब वो करीब आकर उतरने लगा तो मैं चट्टान के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उनसे किसी तरह का खतरा नहीं था। हेलीकॉप्टर का निशान बता रहा था कि वो इस इलाके के फौजी हैं। हेलीकॉप्टर का गर्दिश करता हुआ पंखा रुक गया। एक फौजी अफसर ने डपट कर पूछा, तुम कौन हो? मैंने अंदरूनी जेब से कागजात निकाल कर दिखाए। इन कागजात के मुताबिक मैं फ्रांस का जासूस था। जोजो का ताल्लुक फ्रांस से था, इसलिए मैं उसे तलाश करने आया था। अफसर ने कागज पढ़ने के बाद कहा, उधर 12 नंबर चौकी में तुम्हारे मुल्क का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। उसने पूरी चौकी तबाह कर दी। तुम इतनी दूर कैसे आए? मैं उसी हेलीकॉप्टर पर आया था। क्योंकि पहाड़ियों के दरमियानी रास्ते से परवाज को जारी रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं स्केटिंग के जरिए इस रास्ते पर जाना चाहता था। लेकिन ये जो मुर्दा पड़े हुए हैं, इन्होंने मुझ पर हमला किया था। इनके बाकी साथी वो सामने वाली पहाड़ी के गार में छुपे हुए हैं। मैं उधर हाथ का इशारा कर रहा था। उसी वक्त वहां से गोलियां चलने लगीं। हम सब दौड़कर हेलीकॉप्टर की आड़ में आ गए। मैंने कहा, इनके पास जदीद तरीन खतरनाक हथियार हैं और तुम तादाद में सिर्फ 5 हो। हथियार भी ना होने के बराबर हैं। यहां से निकल चलो। हम हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। फौजी अफसर फायरिंग करने वालों को गालियां दे रहा था और कह रहा था, फौजी जवानों के साथ अभी वापस आएगा और मुनज़्ज़म हमला करेगा। एक एक से पूछेगा कि वो उन इतराफ में क्या कर रहे हैं, फिर उन्हें कुत्ते की मौत मारेगा। मैं समझ रहा था वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गार में छुपे रहने वाले इतने अहमक नहीं होंगे कि फौज के मुनज़्ज़म हमले के इंतजार में बैठे रहेंगे कि आओ हमें कानूनी गिरफ्त में लो या गोली मार दो। उनके जिंदा बच रहने से मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता था। मैंने उनमें से एक की आवाज़ सुन ली थी। उसका लहजा मेरे जहन में नक्श था। मैं उसके जरिए उसके दूसरे साथियों तक पहुंच सकता था।
और अगर उनका बॉस कभी उनसे बातें करता तो वो भी ख्याल खोने की मुट्ठी में आ सकता था। मैंने सोनिया से राब्ता कायम करके तमाम हालात बताई। वो बोली, तुमने तकरीबन मंजिल का सुराग पा लिया है, दोबारा उधर कब जाओगे? मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, वो तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला होगा। फ्रांस की मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन से राब्ता कायम करो, वो तुम्हें नए पायलट की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनाएगा। मैंने राब्ता कायम करके उस पायलट की आवाज़ सुनी जो मेरे लिए हेलीकॉप्टर लाया था। उसके दिमाग में जाने के लिए मुझे मखसूस कोड वर्ड्स बताए गए। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो यहाँ के फ्लाइंग क्लब में पहुंच गया था। उसने कहा, सर आप जब तक दिमाग में रहना चाहें रह कर तसल्ली कर लें, मैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। मैं थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर बोला, तुम बहुत अच्छे और बहुत काम के आदमी हो, अभी आराम करो, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुलाऊंगा। फौजी अफसर ने मुझे उस पहाड़ी पर पहुंचा दिया जहाँ एक कॉटेज में मुझे रात गुजारना थी। शाम के साए फैल रहे थे। मैं किसी क्लब में वक्त नहीं गुजार सकता था। दुश्मन ताक में लगे थे। मैं कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर कॉमन रूम में आया। वहाँ का दूसरा किराएदार अभी तक नहीं आया था। कहीं क्लब में रंगरलियाँ मना रहा होगा। मैं अपना कमरा खोलकर अंदर आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया और जूतों समेत बिस्तर पर लेट गया। वहाँ शाम के 4 बजने से अंधेरा छाने लगता था। रात बहुत लंबी होती थी, दिन छोटा होता था। मैंने अपने ऊपर कंबल डालकर दिमाग को हदायत दी, फिर बेवक्त सो गया। इरादा था रात के 2 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए चौकी नंबर 12 से आगे जाऊंगा। वहाँ खुफिया अड्डा कायम करने वाली आधी रात के बाद मुजरिमाना सरगर्मियों में मसरूफ रहते होंगे। मैं शाम के 5 बजे नींद की आगोश में गया था। दिमाग को हदायत दी थी कि रात 11 बजे आंख खुल जाए, मगर 9 बजे अचानक नींद उड़ गई। इसका मतलब था कोई कॉटेज में दाखिल हुआ है। मैं उठकर बैठ गया। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और अब उसे अंदर से बंद कर रहा था। वो इसी कॉटेज का किराएदार होगा, लेकिन वो चोरों की तरह दबे कदमों चल रहा था। उसके जूते चुगली खा रहे थे। मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पास आया। उसके की होल में लगी हुई चाबी खींच कर निकाल ली। इस तरह की होल से कॉमन रूम की हल्की सी रोशनी मेरे कमरे में आने लगी। वह अजनबी मेरे दरवाजे की तरफ ही आ रहा था। जब वो बिल्कुल करीब पहुंच गया तो की होल से रोशनी कम हो गई, क्योंकि वो दरवाजे और रोशनी के दरमियान आ गया था। शायद चाबी के सुराग से आंख लगाकर मुझे देख रहा होगा। मैंने अचानक ही दरवाज़ा खोल दिया। हल्की सी चीख उभरी, क्योंकि वो दरवाजे पर अपने बदन का वजन डालकर की होल में झांक रहा था। इसलिए इसके खुलते ही वो चौखट पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सुनहरी जुल्फों से पता चला वो लड़की है, वरना इस सर्द इलाके में लिबास की ज्यादती से लड़के लड़की की पहचान वह मुश्किल होती थी। जब वो उठने लगी तब मैंने उसकी सूरत देखी। वो वही लड़की थी जो पेरिस एयरपोर्ट में मिली थी और जो जॉनी की हमशक्ल थी और जॉनी से नफरत करती थी। वो उठते हुए गुस्से से बोली, तुमने अचानक दरवाज़ा क्यों खोला? मेरा दरवाज़ा है, मैंने खोला। और मैं जो गिर पड़ी उसके लिए तुम अफसोस भी नहीं करते, और तुम दूसरे के कमरे में झांकने की गलती का एहसास नहीं कर सकती। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तुमसे पहले इस कॉटेज की किराएदार हूँ। यहाँ किसी आने वाले के मुतालिक मालूमात हासिल करना मेरा हक है। तुम झांक कर मालूमात हासिल कर रही थी। अगर मैं बेलिबास होता तो? उसने घूर कर देखा, फिर कहा, तुम बेशरम और बकवास करने वाले किराएदार हो। मैं अभी कॉटेज के मालिक से शिकायत करके तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। वो गुस्से से पांव पटकती भी जाने लगी। कॉमन रूम के वस्त में पहुंचकर रुक गई, जैसे कुछ याद आया हो। उसने पलटकर मुझे गौर से देखा, फिर कहा, अरे तुम तो वही हो। हाँ वही हूँ। तुम एयरपोर्ट पर मिले थे। ये मुकद्दर के खेल हैं। हम मिलके बिछड़ गए, बिछड़ के फिर मिल गए। मैं तुमसे नहीं मिल रही हूँ, खुशफहमी में ना रहना, और मुझे कोई नादान लड़की ना समझना। मैं बहुत चालाक हूँ। खूब समझती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो। ताज्जुब है, तुम कैसे समझ गई? भाई वाकई चालाक हो। सिर्फ चालाक नहीं, खतरनाक भी हूँ। पिस्तौल छुपा कर रखती हूँ। तुम बदमाशी करोगे तो धम से गोली मार दूंगी। क्या तुम्हारे पिस्तौल से धम की आवाज़ आती है? हाँ आती है। क्या तुम बदमाशी करोगे? नहीं करूँगा। मुझे अकेली समझकर कमरे में तो नहीं आओगे? तुम अकेली कहाँ हो, पिस्तौल साथ में है। मुझे पिस्तौल वालियों से बड़ा डर लगता है। वह मुतमईन हो गई। उसने अपनी दानिश में एक खतरनाक लड़की का चेहरा बनाया, मुझे खूंखार नजरों से देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। एक हसीन लड़की गुस्सा करे तब भी बला की हसीन लगती है। खतरनाक और खूंखार बन जाए तब भी उसकी अदाएं लूट लेती हैं। मैंने अपने कमरे में आकर गौर किया, उस लड़की का दोबारा मिलना क्या इत्तेफाक है। कॉटेज के मालिक ने मुझे उसके करीब पहुंचाया था। क्या उसे सिर्फ किराए से सरोकार था, या उसने बाकायदा मंसूबे के तहत ऐसा किया था? बहुत सोच समझकर मैं उस मालिक के दिमाग में गया। उसकी सोच ने बताया, 1 हफ्ता पहले एक शख्स आया था और कहा था, तुम्हारे पास जितने कॉटेज हैं वो मुझे 2 हफ्ते के लिए किराए पर दे दो। उसने 6 कॉटेज के लिए $1,00,000 दिए, फिर कहा, इन कॉटेजों में से एक कॉटेज ऐसा रखो जिसका एक कमरा तुम इस लड़की को दोगे। उस शख्स ने उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो अभी मेरे कमरे में झांक रही थी। कॉटेज के मालिक ने पूछा, क्या मैं इसके नाम से रिजर्व कर दूं? नहीं, वो लड़की भटकती हुई यहाँ आएगी। उसे किसी होटल और कॉटेज में जगह नहीं मिलेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? जगह तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। वह बोला, मैं इन पहाड़ियों के तमाम होटलों और कॉटेजों को किराए पर ले चुका हूँ।
अब तुमसे ये सौदा करने आया हूँ, उस लड़की को कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो यहाँ ज़रूर आएगी। जी समझ गया, मैं उसके लिए कॉटेज का कमरा खाली रखूंगा, मगर दूसरे कमरे का क्या होगा? उस शख्स ने मेरी तस्वीर निकाल कर दी, फिर कहा, यह शख्स भी भटकता हुआ आएगा, दूसरा कमरा इसे दोगे? जी समझ गया। तुम उन दोनों से बाकायदा किराया वसूल करोगे और किसी से यह जिक्र नहीं करोगे कि मैंने तुमसे इस तरह का सौदा किया है। कॉटेज के मालिक की सोच ने बताया कि मेरे लिए बाबा साहब के दार से आने वाले किसी फर्द के लिए किसी तरह पहले से जाल बिछाया गया है और यह लड़की दुश्मनों की आलाकार है। मैं ख्वामखा इसके दिमाग में जाने से परहेज करता रहा। जब ये वाज़ेह था कि वो मुझे बाबा साहब के दायरे से आने वाला दुश्मन समझ रहे हैं, तो फिर लड़की से दूर रहना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यह मालूम करना ज़रूरी था कि वह सुपर मास्टर से ताल्लुक़ रखती है या मास्क मैन से। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे के की होल से एक आंख लगाए बाहर कॉमन रूम में देख रही थी कि मैं अपने कमरे में हूं या कॉमन रूम में, यानी वो मेरे चाल चलन का अंदाज़ा करना चाहती थी। मैंने उसके दिमाग में एक ख्याल पैदा किया कि अजनबी उसके दरवाजे के बाहर छुपा हुआ है और अभी की होल के रास्ते फूंक मारेगा। यह ख्याल पैदा करती मैंने ख्याली फूंक मारी। उसे ऐसे ही लगा जैसे की होल के रास्ते फूंक आकर उसकी आंख में लगी हो। वह चीख मारकर कालीन पर उलट गई, अपनी आंख को छूकर देखने लगी। वो यही समझ रही थी कि मैंने बाहर से फूंक मारी है। वो उठकर गुस्से से दरवाजा खोलकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं? वो बोलते बोलते रुक गई, वहां मैं नहीं था। वो नागवारी से अपने कान को पकड़कर मरोड़ते हुए बोली, जी ना, कितनी बार तेरे कान पकड़कर समझाऊं, जरा होश में आकर, यहाँ कोई नहीं था। तूने खुद ही सोचा कि वो फूंक मारा और खुद ही गिर पड़ी। बोल, तू उल्लू की पट्टी है। फिर खुद ही आस्तगी से बोली, हाँ मैं उल्लू की पट्टी हूँ। अब मैं उस अजनबी के बारे में नहीं सोचूंगी, उसकी ऐसी की तैसी। उसने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आतिशदान के पास आकर थोड़ी सी लकड़ियां उसमें डालकर आग को तेज करने लगी। फिर अपनी कलाई की घड़ी को देखते ही चौंक गई। 10 बजने के लिए 2 मिनट रह गए थे। दूसरों के लिए चौंकने की बात नहीं थी। 24 घंटे में 2 बार 10 बजते हैं, लेकिन उसके साथ अजीब ट्रेजेडी थी। वो 10 बजने से पहले किसी कमरे में या किसी बाथरूम में बंद हो जाती थी, क्योंकि ठीक 10 बजे रात को वो मर जाया करती थी। उसकी दास्तान अजीब थी। वो भी मरने ही वाली थी। रह रहकर इस वॉच को देख रही थी। उसकी सोच कह रही थी, या उसके दिमाग में कोई छुपा हुआ कह रहा था, वक्त हो चला है, दो जानू हो जाओ। वो आतिशदान से जरा दूर कालीन पर दो जानू हो गई। उसके दिमाग में सोच उभरी, तू जीना नहीं है, तू लड़की नहीं है। उसने सुनहरी जुल्फों वाली विग सर से उतारकर एक तरफ फेंक दी। अब उसके सर पर छोटे बॉय कट थे। दिमाग में सोच उभरी, तू कौन है, तू लड़की नहीं है। उसने कानों से बाले, कलाई से कंगन और उंगली से अंगूठी उतार दी। वहां से उठकर सूटकेस के पास आई। लड़कियों जैसे शौक रंग वाले ऊनी कपड़े उतार दिए। पलटकर आईने में खुद को देखा तो घबरा गई। नहीं, घबरा गई नहीं, घबरा गया। परेशान होकर बोला, मेरा बदन लड़की जैसा क्यों है? मैं लड़की नहीं, लड़का हूं, मैं जॉनी हूं। उसकी आवाज में हल्की सी तब्दीली आई थी। जरा सा फर्क पैदा हो गया था, जैसे नौउम्र लड़की और लड़के की आवाज में फर्क होता है। वह जल्दी जल्दी लड़कों वाला लिबास पहन रहा था। आंसुओं से रो रहा था। ओह गॉड, मेरे साथ ये कैसा मजाक है? मैं लड़का हूं, मुझे लड़का रहने दो। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रात 10:01 पर कैसे पैदा होता हूं और दूसरी सुबह 10 बजे कैसे मर जाता हूं। वो आईने में देखते हुए अपने आंसू पहुंचते हुए बोला, मम्मी और पापा कहते हैं मैं दिन के 10 बजे से रात के 10 बजे तक गहरी नींद में रहता हूं, मगर मैं नहीं मानता। अगर मैं नींद में होता तो पेरिस एयरपोर्ट के टॉयलेट में होता। वो सोचने लगा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रेस्तोरां में एक ऐसे शख्स के मेज़ पर था जो फरहाद का हमशक्ल था। जब मैंने देखा कि 10 बजने वाले हैं तो मैं अपना सफरी बैग उठाकर बेख्तियार लेडीज पाउडर रूम में चला गया था। वहां एक टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो चंद सेकंड बाद मर गया और अब इस 4 दीवारी में फिर से जिंदा हो गया हूं। वो सोचते सोचते चुप हो गया। बेख्तियार आईने के पास से घूम गया। वहां से चलता हुआ कालीन पर पड़ी हुई विग को, लड़की के तमाम सामान को उठाकर सूटकेस में रखने लगा। मैं उसके दिमाग में रहकर अच्छी तरह समझ रहा था कि वह अपने इख्तियार में नहीं है, किसी का मामूल है, जो कर रहा है बेख्तियार करता जा रहा है। उसके दिमाग के किसी गोशे में यह सोच नहीं थी कि वो कभी लड़की था और उसका नाम मोनिया था। हत्ता कि वो ये भी भूल गया कि लिबास के अंदर लड़की का बदन है। वह जीना की तमाम चीजें सूटकेस में रखने के बाद बिस्तर पर आकर चारों शाने चित लेट गया। हाथ पांव ढीले छोड़ दिए, आंखें बंद कर ली। तब उसके दिमाग में सोच उभरी, या उस सोच के पीछे कोई बोलने लगा, मैं जॉनी हूँ, सदा से जॉनी हूँ। इस वक्त स्विट्जरलैंड के पहाड़ी इलाके में हूँ। यह एक कॉटेज है। कॉटेज के मालिक का नाम बेंजामिन है। इस कॉटेज के दूसरे कमरे में जो किराएदार है उसका नाम ब्रायन वुल्फ है। ये वही फरहाद का हमशक्ल है जिससे मैं पेरिस एयरपोर्ट के रेस्तोरां में मिल चुका हूँ। उसके दिमाग में बोलने वाला उसकी सोच में बोल रहा था। मैं इस इंतजार में था कि बोलने वाला कहीं गड़बड़ा जाए। उसकी ख्याल ख्वानी से उसका अपना लबो लहजा फिसल पड़े तो मैं उस लहजे को अपनी याददाश्त में महफूज कर लूंगा, फिर किसी वक्त उसके दिमाग को छेड़ूंगा। बहरहाल वो जॉनी की सोच में बोल रहा था। मैं यहाँ फरहाद के 2 हमशक्लों को देखूंगा। दूसरे का नाम हार्वे वॉटसन है।
सुपरमास्टर की चंद आलाकार ब्रायन वुल्फ के धोखे में हार्वे वॉटसन से टकरा गए थे। उन्होंने गलती की थी, मुझे नहीं करना चाहिए। हार्वे वॉटसन टेलीपैथी जानता है और ब्रायन वुल्फ फ्रांस का जासूस है। इसका मतलब है कि ब्रायन वुल्फ फ्रांस का सरकारी आदमी है और हार्वे वॉटसन बाबा साहब के दायरे से टेलीपैथी का हथियार लेकर आया है। लिहाजा हमारे लिए हार्वे वॉटसन अहम है। मैं कल सुबह हार्वे से दोस्ती करूंगा, लेकिन उससे पहले दो हमशक्लों के दरमियान ऐसी पहचान रखूंगा कि उन्हें देखते ही शनाख्त कर लूंगा कि कौन वुल्फ है और कौन हार्वे। इस तरह धोखा नहीं खाऊंगा। हार्वे से ही दोस्ती बरकरार रखूंगा। वो बोलने वाला जॉनी के दिमाग में एक एक बात नक्श कर रहा था। फिर उसने कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब मैं सो रहा हूं। सुबह 5 बजे बेदार हो जाऊंगा। कोई 15-20 सेकंड में ही वो गहरी नींद सो गया। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर हमदर्दी से सोचने लगा, जॉनी या जीना पर जुल्म हो रहा है। उसे अपना अलाकार बनाए रखने के लिए किसी ने उसके अंदर दोहरी शख्सियत पैदा कर दी है। उसे लड़की भी रहने दिया और लड़का भी बना दिया। मैंने पहली मुलाकात में उसके मुतल्लिक राय कायम की थी कि वो लड़के और लड़के का कॉकटेल है। वही बात सामने आई थी। बेचारी लड़की बनकर कोई आरजू करती तो उस आरजू की तकमील तक 12 घंटे पूरे हो जाते। 10 बजते ही वो आरजुओं और जज्बों वाली लड़की न होती, लड़का होता। और जब लड़का बनकर अपनी मर्दाना शख्सियत को मनवाना चाहता तो मनवाते मनवाते 12 घंटे गुजर जाते। यूं वो भी अधूरा रह जाता। उसी लम्हे वो लड़का बनकर रोता था कि अंदर से लड़की क्यों है, और लड़की बनकर झुंझलाती थी कि लोग उसे नामालूम जॉनी की हमशक्ल क्यों कहते हैं। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंचा। उसके अंदर बोलने वाला उसे गहरी नींद सुलाकर मुतमईन हो गया था कि अब वो सुबह 5 बजे बेदार होगा। मेरे लिए मैदान साफ था। मैंने उसके दिमाग में ख्वाब का समा पेश किया। उसने देखा है वो एक लड़की का निहायत ही दीदा जेब लिबास पहने हुए है। हद नज़र तक बहार आई हुई है। हर तरफ फूल खिले हुए हैं। उसके अंदर ये आवाज़ गूंज रही थी, मैं हसीन हूँ, हसीना हूँ। मेरी कोई दोहरी शख्सियत नहीं है। मुझे लड़की होने पर नाज है। ये बहारें मेरे लिए हैं। ये रंग फूल मेरे लिए खिले हैं। यहाँ कोई मेरे दिलो जान का मालिक भी होगा जो मुझ औरत को मर्द का भरपूर प्यार देगा। फिर उसने ख्वाब में देखा मैं उसे पुकार रहा हूँ। वो पूछ रहा है, मेरे महबूब तुम कहाँ हो? मैं जवाबन कह रहा हूँ, मेरी जान तुम जॉनी बनकर पूछोगे तो मैं चला जाऊंगा, जीना बनकर पूछोगी तो अपना पता बताऊंगा। मेरे महबूब मैं क्या करूं, सख्त उलझन में हूं कि मेरी हकीकत क्या है। तुम्हें याद करते वक्त सरापा लड़की बन जाती हूँ। तुम्हें भूलकर अपनी दोशीज़गी भूल जाती हूँ। वो कमबख्त जॉनी मेरे हवास पर छा जाता है। मेरे पास आओ, मैं जॉनी को तुम्हारे वजूद से मिटा दूंगा। मैं कैसे आऊँ, मेरी रहनुमाई करो। मोहब्बत करने वाले कच्चे धागे से बंधे चले आते हैं। देखो तुम जहां हो वहां से उठ रहे हो। वो उठकर बैठ गया। मैंने कहा तुम आंखें खोल रहे हो। उसने आंखें खोल दी। उसका अमल उसे जो नींद दे गया था वो बदस्तूर उस नींद में था, मगर ख्वाबीदा दिमाग मेरे इशारे पर उसे हरकत दे रहा था। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोल दिया। मैं खुले हुए दरवाजे पर उसके सामने खड़ा था। वो ख्वाब की दुनिया में मुझे अपने सामने देख रहा था और कह रहा था, तुम वही हो। मैंने उसके करीब आकर कहा, वही पेरिस एयरपोर्ट के रेस्तोरां वाला अजनबी हूँ। तुम मुझे ख्वाब में भी पहचान रही हो। मैं पहचान रहा हूँ। रही हो ना कहो, मैं लड़का हूँ। मैं तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। कुदरत ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम वैसी ही रहोगी। जॉनी की जो शख्सियत तुम पर मुसल्लत की गई है मैं उसे मिटा दूंगा। मैंने उसे दोनों बाजू में उठा लिया। वहां से चलता हुआ आतिशदान के पास आया। वहां कालीन पर उसे लिटा दिया। आग जरा धीमी थी। मैंने छोटी छोटी चंद लकड़ियां आतिशदान में डाली। आग बाहर से आने वाली लकड़ियों को जल्दी कबूल नहीं करती, जरा नखरे करती है। उसे कुरीदो तो लकड़ी से आग लगती है, जरा हवा दो तो अंगारे से शोला बनकर लिपटती है। आग अपनी मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं करती। जब जलती है तो पूरी तरह जलाती है, और जिसे जलाती है उसके होश उड़ा कर रख देती है। किस्सा सोने जागने का था। मैंने जॉनी को जगाया तो वो भड़कते हुए शोलों में घबरा गया। जीना को जगाया तो वो शर्मा गई। वो कभी सो रहा था कभी जाग रहा था, और ये जागती थी तो सोना नहीं चाहती थी। रत जगह का सामान करती जाती थी। आधी रात गुजर गई। जॉनी बिस्तर पर था। मैंने उस पर कंबल डालकर कहा, आंखें बंद कर लो। उसने हदायत पर अमल किया। आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, तुमने जो कुछ भी देखा जो सोना अफसाना था, जागती आंखों का अफसाना और सोती आंखों का ख्वाब था। और अक्सर ख्वाब सुबह होते ही, आंख खुलते ही भुला दिए जाती हैं। लेकिन तुम आधा भुलाओगे, आधा नहीं भुलाओगे। मेरे लिए सोचोगे कि ख्वाब में जो कुछ था उसकी ताबीर का इंतजार है, और इंतजार रहा करेगा। मैंने उसे गहरी नींद सुला दिया। फिर उसके सामान के पास आकर एक एक चीज निकाल कर देखने लगा। किसी भी चीज से यह सुराग मिल सकता था कि किस सुपर ताकत ने उसे अपना आलाकार बनाया हुआ है। मुझे मायूसी हुई। सामान से कुछ पता नहीं चला। वैसे एक अंदाजा था कि मास्कमैन के टेलीपैथी जानने वाले पास्कल ने उसे अपनी मामूला बनाया हुआ है। मास्कमैन के 2 टेलीपैथी जानने वाले पास्कल और जोजो उस दिन से गुम हो गए थे। जिस दिन दोनों को एक ही वक्त में ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, पता नहीं उनके साथ क्या किया गया। लेकिन ये बात अकल में भी आती है कि ऑपरेशन के जरिए दोनों की आवाज़ें बदल दी गईं। उनके दिमागों को नई आवाज़ और नए लहजे से मुंसलिक कर दिया गया।
उनके दिमाग पिछली आवाज़ और लहजों को भूल चुके थे, इसलिए जोजो या पास्कल के लहजों को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवास करने से वो नहीं मिलते थे। परवास भटक कर रह जाती थी। मैंने सामान जैसा था वैसे ही रख दिया। मैं जॉनी के पास आया। जब तक तब्दीली अमल में नहीं आएगी वो जॉनी ही कहलाएगा। यही देखना था कि कल से उसमें कोई तब्दीली पैदा होती है या नहीं। नींद में उसका हुस्न गजब ढा रहा था। मैंने झुककर उसे मोहब्बत दी, फिर कमरे का दरवाजा बंद करते हुए बाहर आ गया। रात का 1 बजने वाला था। मैंने अपने कमरे में आकर हेलीकॉप्टर के पायलट को मुखातिब किया। वो सो रहा था। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही फौरन उठकर बैठ गया। इससे पहले कि वो सांस रोकता मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। उसने मुतमईन होकर पूछा, यस सर। मैंने कहा, तुम गहरी नींद में थे, मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। सर, हम फौजी लोग हैं, नींद कच्ची हो या गहरी, जिस वक्त बिगल बजता उठकर खड़े हो जाती हैं। वो उठकर खड़ा हो गया और रही सही नींद को भगाने के लिए पंजों के बल उछल रहा था। मैंने कहा, तुम मेरे मिजाज के मुताबिक हो। मैं ठीक 2:30 बजे फ्लाइंग क्लब पहुंच जाऊंगा। हम अभी परवाज करेंगे। मैंने टॉर्च लाइट, मिनी साइज के एरो शूटर, साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर और दूसरा जरूरी सामान किट में रख लिया। अगरचे मैं कभी हथियार अपने साथ नहीं रखता, लेकिन मैं ऐसी जगह जा रहा था जहां दुश्मन बर्फ की तहों में छुपे रहते थे, मौत की तरह अचानक झपट पड़ते थे। ऐसे लोगों के लिए मैंने हैंड ग्रेनेड और रिमोट कंट्रोलर के जरिए ब्लास्ट होने वाले बॉम्ब रख लिए थे। रस्सियों का बंडल और छोटे साइज की कुदाल भी रख ली। मैं तमाम सामान के साथ कॉटी से बाहर जाना चाहता था, फिर रुक गया। मैं जॉनी और जीना में कुछ ज्यादा ही कशिश महसूस कर रहा था। जी चाहता था उसके पास ही रहूं। यह शायद इसलिए कि बहुत ही तवील अरसे के बाद एक हसीना मेरी जिंदगी में आई थी। दूसरी वजह यह कि वो था भी और थी भी। 2 आतिशा शराब का खुमार देकर 2 धारी तलवार की तरह होश हवास के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। मैं बाहर जाने से पहले उसके ख्वाबीदा दिमाग को रुखसती बोसा देने आया। पता चला उसकी आंख खुल गई है। उसकी सोच बता रही थी, यानी उसकी सोच के पीछे कोई कह रहा था, मुझे फौरन बाहर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसे फौरन उठना चाहिए था। लेकिन वो लेटे ही लेटे अंगड़ाई लेने लगा। किसी ने उसकी सोच में कहा, क्या बात है, मैं मर्द की तरह मुस्ताद क्यों नहीं हूँ? ये लड़की की तरह अंगड़ाई क्यों ले रहा हूँ? जॉनी की अपनी सोच ने कहा, पता नहीं क्या बात है, बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा है। क्यों दुख रहा है मालूम नहीं। यूं लगता है मैं ख्वाब में देर तक दौड़ता रहा था और थकता रहा था, या फिर किसी ने मेरे वजूद को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, इसीलिए मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। ये किसी उल्टे सीधे ख्वाब का असर है। मुझे फौरन उठकर तैयार होना चाहिए। वो फरहाद का हमशक्ल हार्वे वॉटसन होटल से निकलकर कहीं जा रहा है। मैं बिस्तर पर बैठ गया। रिस्ट वॉच को देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, 2 बजने में 20 मिनट हैं। हार्वे इतनी रात को कहाँ जा रहा है? उसके दिमाग से जवाब मिला। हार्वे ने अपनी पुश्त पर बड़ी सी किट बांध रखी है। शाने पर रस्सियों का बंडल और हाथ में कुदाल है। ये चीजें बताती हैं कि वह चौकी नंबर 12 से आगे जाने वाला है। जॉनी ने सोचा, ये चौकी नंबर 12 कहाँ है? वो उधर क्यों जा रहे हैं? जॉनी की ही सोच में जवाब मिला, मुझे किसी चौकी के बारे में कुछ मालूम नहीं करना है। मेरा काम सिर्फ हार्वे वॉटसन से दोस्ती करना है। वो उठकर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसके दिमाग में सोच उभर रही थी, ये अच्छा ही हुआ कि मैं रात के 2 बजे बेदार हो गया हूँ। इस कॉटेज के दूसरे किराएदार ब्रायन वुल्फ के मुतालिक मालूम कर सकता हूँ कि वो सो रहा है या सरकारी ड्यूटी के लिए जाग रहा है। जॉनी तैयार होकर बाहर आया। मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया। वह दरवाजे के पास आकर की होल से झांक रहा था। मुझे बिस्तर पर महवे ख्वाब दिख रहा था। उसकी सोच ने कहा, यह गहरी नींद सो रहा है। आखिर सरकारी जासूस है, इसे क्या पड़ी है कि इतनी रात को मुजरिमों की तलाश में सैकड़ों मील दूर जाए। वह दरवाजे के पास से हट गया। दबे कदमों चलता हुआ कॉटेज के बैरूनी दरवाजे पर आया। उसे आहिस्तगी से खोला ताकि खटके में मेरी आंख न खुले। फिर उसने बाहर आकर अपनी चाबी से दरवाजे को लॉक किया। चूंकि वह 2 किराएदारों के इस्तेमाल का मुश्तरका दरवाजा था, इसलिए उसकी दूसरी चाबी मेरे पास थी। जब वो कॉटेज से जरा दूर चला गया तो मैं उठकर अपना जरूरी सामान लेकर वहां से चल पड़ा। जॉनी के दिमाग में बात आ रही थी कि उसे फ्लाइंग क्लब की तरफ जाना चाहिए। हार्वे अभी वहीं होगा। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। वो बोली, इतनी रात को आए हो, खैरियत तो है? अभी वहां 2 बजे हैं। तुम्हारा आशिक चौकी नंबर 12 की तरफ परवाज करने वाला है, जबकि मैं भी उधर ही जा रहा हूं। तुम उसे जाने से रोक दो। उससे क्यों रोकना चाहते हो? वो अपने तौर पर खबर लाने की जिद्दोजहद कर रहा है। उसे मैदान मारने का मौका दो। उसे बाद में मौका दिया जाएगा। हम दोनों को बेयक वक्त उधर नहीं जाना चाहिए, काम बिगड़ जाएगा। बहस न करो, मैं उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उससे कहो फ्लाइंग क्लब के बाथरूम में फरहाद का हमशक्ल ब्रायन वुल्फ मिलेगा। उसे अपना लिबास तब्दील करके होटल वापस चला जाए। अच्छी बात है, उसे मेरे पास भेज दो। मैंने प्रिंस के दिमाग में जाकर कहा, मैं रसवंती हूँ, सोनिया के पास जाओ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजी से चलता हुआ फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगा। दूसरा करीबी रास्ता इख्तियार किया ताकि जॉनी से सामना ना हो। उसके दिमाग में जाकर देखता भी जाता था कि वो अभी फ्लाइंग क्लब से कितनी दूर है। मैंने वहां पहुंचते ही सीधा बाथरूम का रुख किया। प्रिंस मेरे इंतजार से बोर होकर वहां से आ रहा था। मैंने कहा, हेलो मिस्टर फरहाद, मुझे अफसोस है रास्ते में देर हो गई, आइए बाथरूम में चलें।
वो मुझे गौर से देखते हुए बाथरूम में आया, फिर बोला, अब समझ में आ रहा है दुश्मन मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं। वो तुम्हें घेरना चाहती हैं, धोखे में मुझसे टकरा जाती हैं। कौन हो तुम? इसका जवाब मादाम सोनिया दे सकती हैं। मैं मादाम सोनिया के हुक्म से यहाँ आया हूँ। अभी मादाम रसवंती ने बताया कि आप यानी फरहाद साहब जिंदा हैं और मुझे आपकी जगह चौकी नंबर 12 की तरफ जाना होगा। क्या ये बात रसवंती ने बताई कि मैं जिंदा हूँ? जी हाँ, मगर रसवंती साहिबा को ये बात मादाम सोनिया ने बताई है। बेहतर है हम गुफ्तगू के दौरान लिबास तब्दील करते रहें। हम अपने अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे को देने लगे। प्रिंस खुश था कि सोनिया दूसरों के सामने उसे फरहाद कहती है। मैंने कहा, मादाम सोनिया ने मुझे सख्ती से ताकीद की है कि मैं आपके जिंदा होने की बात अपने साये को भी ना बताऊं। बेशक बेशक, मैं अभी दुनिया वालों पर जाहिर होना पसंद नहीं करता। दुश्मनों को ये बता रहा हूं कि फरहाद का हम शक्ल हूं। मैंने उसका लिबास पहन लिया, फिर कहा, आप इस तरह जाएं कि कोई आपका चेहरा ना देख सके। वो नागवारी से बोला, तुम फरहाद अली तैमूर को ये बात समझा रहे हो? क्या मुझे नादान बच्चा समझते हो? मैंने आजिजी से कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ जनाब, आप जैसी कद्दावर शख्सियत के सामने पहली बार आया हूँ, इसलिए कुछ बदहवास हो गया हूँ। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। मैं फरहाद साहब को सलाम करके बाथरूम से बाहर आया। हमने अपने कागजात और अपने नाम तब्दील कर लिए थे। अभी वह कॉटेज में मेरी जगह जाकर सोने वाला था। मैंने दूर ही से देखा, जॉनी फ्लाइंग क्लब के दफ्तर के बरामदे में किसी से बातें कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में जाकर सुना। वो पूछ रहा था, मिस्टर हार्वे वॉटसन कहाँ मिलेंगे? उस शख्स ने कहा, मैं मिस्टर हार्वे का पायलट हूँ, वो अभी टॉयलेट। वो कहते कहते मुझे देखकर बोला, फिर बोला, लो मिस्टर जॉनी, ये मिस्टर हार्वे आ रहे हैं। जॉनी ने ताज्जुब से देखा, क्योंकि मैं फरहाद का और ब्रायन वुल्फ का हमशक्ल था। मुझ में और उसमें आवाज़ और लहजे का फ़र्क था। मैंने प्रिंस यानी हार्वे की आवाज़ में पायलट से कहा, सॉरी मिस्टर, मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक पुराना शनासा मिल गया है, उसके साथ जाऊँगा। तुम्हें सर्दी में गर्म बिस्तर पर सोने की छुट्टी दे रहा हूँ। वह शुक्रिया अदा करके मुसाफिया करने के बाद चला गया। जॉनी आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा, ज़रा एक मिनट लड़की, मैं भी बात करता हूँ, मुझे एक शनासा की तलाश है। वह एहतजाजन बोला, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मैं उसे नज़रअंदाज करके दूर तक मुतलाशी नज़रों से देखने लगा। ख्याल खोनी के जरिए अपने पायलट को मुखातिब करके बोला, मेरे साथ एक नौखेज लड़का खड़ा है, लड़की जैसा दिखाई देता है। तुम इसकी मौजूदगी में मुझे हार्वे कहकर मुखातिब किया करोगे। पूरा नाम हार्वे वॉटसन है। इस लड़के के दिमाग में दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला छुपा रहता है। उसे अपने दिमाग में एक सेकंड के लिए भी जगह न देना, वरना वो हमारे कोड वर्ड्स मालूम कर लेगा। अब मेरे पास बरामदे में चले आओ। वह दफ्तर के अंदर से बरामदे में आकर बोला, हेलो मिस्टर हार्वे, मैं दफ्तर के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम मुसाफिया करने लगे। जॉनी ने कहा, मिस्टर, मैं तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं पायलट से माजरत चाहते हुए जॉनी के साथ दफ्तर के कमरे में आया। मैं बज़ाहिर उसे लाताल्लुकी जाहिर कर रहा था, मगर हकीकतन उसकी तरफ दिल खिंचा जा रहा था। दुश्मनों ने ट्रैप करने के लिए खूब सोच समझकर जॉनी और जीना की खीर मिक्स का इंतखाब किया था। मैंने कमरे में आकर पूछा, जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? उसने कहा, मैं बता चुका हूँ कि लड़की नहीं लड़का हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? चलो मान लेता हूँ, मुझसे क्या काम है? मैं क्या बताऊँ, तुम सुनोगे तो हंसोगे। तुम्हें हंसना बुरा लगेगा तो मैं संजीदा ही रहूँगा। जल्दी बोलो। जल्दी ना करो, मैं घबराने लगता हूँ। बात यह है कि मुझे नींद में चलने की आदत है। मैं अभी नींद में चलते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। मुझे ख्वाब में कोई कह रहा था कि आओ हम हेलीकॉप्टर में परवाज करें और चांदनी रात में बर्फानी इलाके का दिल फरेब मंजर देखें। मैं ये ख्वाब देखते देखते यहाँ आ गया। मैंने ख्वाब में तुम्हें भी देखा है। मैंने कहा, लड़के, मुझसे कोई फ्रॉड ना करना। मैं टेलीपैथी जानता हूँ। आज यहाँ कितने ही दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर दी है। तुम खामोश खड़े रहो, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर सोच के जरिए बोला, मैं नींद में चलते हुए इतनी दूर कैसे आ गया? जॉनी के दिमाग में छुपा रहने वाला उसकी सोच में बोला, जब मेरी आंख खुलती है तो मैं हैरान रह जाता हूँ। कि किस तरह रास्तों में ठोकर खाए बगैर कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं लड़का हूँ या लड़की? मैं लड़का हूँ, लड़का। पता नहीं लोग मुझे लड़की समझकर क्यों परेशान करते हैं। मैं जॉनी के दिमाग में जितने भी सवालात करता, मुझे दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उसकी सोच में जवाब दे देता। जॉनी और जीना की कोई अपनी सोच नहीं थी, उसके अपने चोर ख्यालात नहीं थे। जो अंदर से मासूम और बेखबर थे, उनके ख्यालात चोर कैसे हो सकते थे? मैं उस दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली की तसल्ली के लिए जॉनी के ख्यालात पढ़ रहा था, इसलिए उसे ये यकीन हो गया था कि मैं टेलीपैथी जानने वाला हार्वे वॉटसन हूँ। मैंने जुबान से कहा, जॉनी, तुम दुरुस्त कहते हो, तुम लड़के और नींद में चलते हुए इतनी दूर आए हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने ख्वाब के मुताबिक हेलीकॉप्टर में प्रवास करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं, मैं एक खतरनाक जगह जा रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था कि तुम्हारे साथ खतरात से गुजर रहा हूँ। जॉनी, मैं बिल्कुल ही नादान बच्चा नहीं हूँ। तुम मेरे किसी दुश्मन के आलाकार हो। मैंने तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारी मालूमात को देखा है और यह अंदाज़ा किया है कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में रखता है। मैं अपनी दिमागी हालत को इतना जानता तो इतनी रात को गर्म बिस्तर से उठकर इतनी दूर ना आता। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ।
जो मेरे मम्मी और पापा कहलाते हैं वो वाकई मेरे माँ बाप हैं या नहीं। अगर मेरे अपने सगे होते तो मुझे यूं तनहा भटकने के लिए कभी ना छोड़ते, कदम कदम पर मेरी हिफाजत करते। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरी जिंदगी नींद में गुजर रही है और मैं किसी दिन नींद में ही मर जाऊंगा। ये कहते ही वो रोने लगा। मैं अंदर से बेचैन हो गया। उसका सारा हुस्न और शबाब, उसके सारे जज्बात मेरे नाम हो गए थे। एक गहरा ताल्लुक कायम हो गया था। फिर मैं बेचैन कैसे न होता। मैंने खींच कर उसे सीने से लगाया, फिर उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, तुम लड़के हो, मर्द के बच्चे होकर आंसू बहाते हो, ये बुरी बात है। फिर मैंने दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले को सुनाने की गर्ज से कहा, पता नहीं तुम में क्या है, अजीब सी कशिश है और अब तो सीने से लगाकर दिल धड़कने लगा है। मैं तुम्हारी बदनसीबी दूर करूंगा, तुम्हें तनहा नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे दोस्त बनोगे। वो रोते रोते खुश हो गया। दिमाग में छुपा हुआ दुश्मन भी खुश हो गया होगा। उसका मंसूबा यही था कि जॉनी और जीना का कॉकटेल मुझे पसंद आई। मैं उसे हमेशा साथ रखूं और उसके जरिए दुश्मनों को मेरी तमाम मसरूफियात और तमाम हरकतों का इल्म होता रहे। जॉनी ने मेरा बाजू थाम कर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, मैं अगरचे खतरात से खेलने जा रहा हूं, मगर इससे भी ज्यादा जी चाहता है तुम्हारे लिए जान पर खेलता रहूं। मैंने आज से पहले इतनी कशिश किसी में महसूस नहीं की। तो फिर मुझे ले चलो। मैं उसके साथ बाहर आया। जब पायलट को बताया कि जॉनी भी हमारे साथ जाएगा तो वो बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं इस लड़के को खतरात से खेलना सिखाऊंगा। हम हेलीकॉप्टर में सवार हुए और फिर वहां से परवाज की। जॉनी मेरे साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और सोच रहा था। मिस्टर हार्वे ने आंसू पहुंचने के लिए मुझे सीने से लगाया तो मेरा अजीब तरह से दिल धड़कने लगा। यूं लग रहा था जैसे सचमुच मैंने ख्वाब में हार्वे को देखा हो और ये मेरी रूह की इतनी गहराइयों में उतर गया हो जहां तक उतरने में सदियां भी कम पड़ती हैं। उसके दिमाग में सोच उभरी है, मुझे क्या हो गया है। मैं इसके करीब बैठकर एक लड़की के अंदाज में क्यों सोच रहा हूं। मैंने उसे कशमकश में छोड़ा, फिर पायलट के दिमाग में दस्तक देते हुए कोड वर्ड्स अदा किए, जनाब आप इस लड़के के साथ जैसे ही दफ्तर में गए थे मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। इसके बाद फिर वो सोच की लहर दोबारा नहीं आई। वो ख्याल ख्वानी करने वाला अब नहीं आएगा। क्या ये लड़का उनका अल्लाहकार है? हाँ, मगर मजलूम है। हमदर्दी और मोहब्बत का मुस्तहिक है। ये इंकिशाफ कर दूं कि ये दरअसल एक लड़की है। आप फ्रॉड को समझते हुए भी इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मैंने कहा ना, ये मजलूम है। इसका ब्रेन वॉश करके इसे आधा लड़का और आधी लड़की बनाया गया है ताकि हम इस अजूबे में कशिश महसूस करते रहें और इसे अपने पास रखा करें। मैं दुश्मनों की ये ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। जनाब, आप इस मुहिम में हमारे लीडर हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। मैं आपके तजुर्बात से फायदा उठाने के लिए पूछता हूँ कि आप जानबूझकर खतरात को दावत क्यों दे रहे हैं? खतरात के जितना करीब जाओगे दुश्मन उतनी ही जल्दी करीब आकर बेनकाब होते रहेंगे। हाँ, अगर खतरात से बचना मकसूद हो तो फिर हमें जानबूझकर अभी चौकी नंबर 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। वाकई जब हम दानिस्ता खतरात से खेलने जा रहे हैं तो इस लड़की की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप भी इसके दिमाग में जाकर दुश्मनों की चालों को समझ सकेंगे। ये चाल तो समझ में आ गई कि दुश्मन की टीम भी उस चौकी से आगे पहुंच रही होगी या पहुंच चुकी होगी। मेरा यह तजुर्बा भी आजमा लेना कि दुश्मन की वह टीम हमसे टकराएगी लेकिन हमें जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हम मर जाएंगे तो बाबा साहब के इदारे की आइंदा प्लानिंग को समझना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा वो चाहेंगे कि हम जिंदा रहें और जॉनी के जरिए उन्हें हमारे इक़दामात का इल्म होता रहे। वाकई जनाब, ये तजुर्बे और शतरंजी चालों वाली बात है। जॉनी ने पूछा, मेरे दोस्त तुम खामोश क्यों हो? यकीनन जॉनी ने ही वो दुश्मन खामोशी की वजह मालूम करना चाहता था। मैंने कहा, मैं अपने पायलट से टेलीपैथी के जरिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या ये गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकता? तुम्हारे दिमाग में मेरे एक दुश्मन छुपा हुआ है। अगर वो भी दोस्त बन जाएगा तो मैं तुम्हें राजदार बना लूंगा, फिर वो हमारी तमाम बातें सुन सकेगा। वो बोला, मेरे दिमाग में कोई दुश्मन छुपा हुआ नहीं है। ये तुम नहीं समझ सकोगे। मैं तुम्हारे जरिए से ये बता दूं कि हम चौकी नंबर 12 की तरफ नहीं जा रहे। दुश्मनों को मायूसी होगी जब हम सुबह तक उन्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। पायलट ने कहा, सर मंजिल करीब आ रही है। मैंने जेब से एक रुमाल निकाल कर कहा, आओ जॉनी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूं ताकि कोई तुम्हारे जरिए हमारी इस मंजिल का सुराग न लगा सके। वह एतराज करने लगा मगर मैंने पट्टी बांध दी। फिर दोनों हाथ पीछे बांधते हुए कहा, मैं जल्दी तुम्हें इन बंदिशों से आज़ाद कर दूंगा। हेलीकॉप्टर एक जगह उतर गया। पंखे की गर्दिश थम गई। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ एक बड़े से गार के अंदर जाने लगा। हमारे एक फ्रांसीसी जासूस ने उस गार की निशानदेही की थी। दो पहाड़ियों के दरमियान जो रास्ता गया था और जहां दुश्मनों का कोई खुफिया अड्डा था, उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत 10 मील के फासले पर यह गार था। हेलीकॉप्टर को अंदर ले जाने के बाद हम स्केटिंग का जरूरी सामान गार से बाहर ले आए। अपने हाथ में एक एक कुदाल ली। फिर जॉनी को बाहर लाकर गार के धाने के ऊपर बर्फ तोड़ने लगे। बर्फ टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। यह काफी मेहनत का काम था, मगर हमने बर्फ गिराते गिराते गार के धाने को छुपा दिया। अब कोई देखकर भी समझ नहीं सकता था कि यहाँ कोई गार है। इस दौरान मैंने जॉनी को अपने करीब रखा था ताकि वो आंखों से पट्टी ना हटा सके। उसके अंदर रहने वाले ने एक आध बार जॉनी को बंधे हुए हाथ खोलने पर उकसाया।
लेकिन मेरी गिरहा को खोलना उसके बस की बात नहीं थी। हम जॉनी को चलाते हुए गार से दूर लाए, फिर उसे बंदिशों से आज़ाद कर दिया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने दोस्त हार्वे के पास हो। हमने अपनी अपनी पुश्त पर किट बांधी, स्केटिंग शूज पहने, फिर वहां से आगे जाने लगे। मुझे स्केटिंग आती है, मगर मैं किसी बुलंदी से छलांग नहीं लगा सकूंगा। मैंने कहा, मेरे साथ तेजी से चलते रहो, ऐसी कोई जगह आएगी तो मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। हम बर्फ की सतह पर तेजी से फिसलते हुए जाने लगे। हमें कम से कम वक्त में 10 मील का फासला तय करना था। जॉनी के अंदर छुपा हुआ दुश्मन इस तराब में मुब्तला हो गया होगा। जहां उसने अपने आदमी को जाल बिछाया था, वो अब किसी काम नहीं आ सकता था। वह वक्फे वक्फे से जॉनी के जरिए हेरा फेरी की बातें करता था ताकि हमारी लोकेशन का कोई सुराग मिले, लेकिन मैं भी हेरा फेरी से जवाब देता रहता। तकरीबन 6 मील का फासला तय करने के बाद जॉनी एक जगह गिर गया। उसे चोट तो नहीं आई, अलबत्ता घबराकर चीख पड़ा। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा। वह चीख दूर तक गूंज रही थी, चांदनी में नहाई हुई बर्फ की चट्टानों से टकरा रही थी। मैंने उसे गले लगाकर पूछा, चोट तो नहीं आई? मैं गले लगाए बगैर भी पूछ सकता था, मगर किसी न किसी बहाने उसे गले लगाए रखने को जी चाहता था। आखिर वो मेरी चीज था। मैंने पूछा, दोस्त की बात मानोगे? हाँ, मानूंगा। तुम्हारे साथ कोई हरकत करूंगा तो बुरा तो नहीं मनाओगे? बुरा नहीं मनाऊंगा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर से रुमाल बांधते हुए कहा, तुम्हारे अंदर रहने वाला तुम्हें चीखने पर मजबूर नहीं करेगा। तुम्हारी आवाज को इस वीराने में दूर तक नहीं पहुंचाएगा। तुम इस हालत में मेरे आगे चलोगे। तुम्हारे मुंह से रुमाल के हटते ही मैं लपक कर तुम्हारी आवाज को दबोच लूंगा। इस तरह हम फिर आगे बढ़ गए। दुश्मन भी सोच रहे होंगे कि किससे पाला पड़े। वो अपनी मालूमात का जरिया मेरे पास रखते हुए भी नाकाम हो रहे थे। वो ख्याल ख्वानी करने वाला मायूस नहीं था। अभी आगे बड़े आजमाइशी मरहले थे और उसे किसी न किसी मरहले पर कामयाबी की उम्मीद थी। हमने 10 मील का फासला तय कर लिया। हमारे सामने चंद मील के फासले पर 2 पहाड़ियां नजर आ रही थीं, जिनके दरमियान गुजरने का रास्ता होगा। यानी हम चौकी नंबर 12 से आगे उन्हीं पहाड़ियों की दूसरी तरफ आ गए थे। पायलट ने रिस्ट वॉच देखकर कहा, 3:15 हुए हैं। कमरे हिसाब से कोई आधे या पौन घंटे बाद चांद डूबेगा, फिर हम तारीकी में आगे बढ़ सकेंगे। वहां दूर तक बर्फ के छोटे बड़े टीले थे। हमने एक बहुत बड़े टीले के पास पहुंचकर उसके निचले हिस्से को कुदाल से खोदा, टीले के नीचे बड़ा सा गड्ढा बनाया, फिर उसके अंदर जाकर बैठ गए। वहां मैंने ख्याल खोने की परवाज की, फिर उस दुश्मन के पास पहुंचा जो अपने साथ साथियों के साथ एक गार में था। लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर आने के बाद उन्होंने अपने बचाव के लिए फायरिंग की थी। मैं फौजी हेलीकॉप्टर में वापस चला गया, लेकिन उस शख्स के अंदर जगह बना चुका था। हमारे जाने के बाद उन्होंने उस गार को छोड़ दिया, बल्कि डायनामाइट से धमाका करके उस गार को तबाह कर दिया ताकि उनका कोई सुराग न मिले। वो वहां से दूर दूसरे अड्डे पर चले गए। उस शख्स की सोच ने बताया कि रात 2 बजे उनका बॉस आया था और उनसे कहा था कि बाबा साहिब के इदारे का एक टेलीपैथी जानने वाला हार्वे वॉटसन होटल से चल पड़े। हमारे फ्लाइंग क्लब के जासूस ने बताया है हार्वे इसी तरफ आएगा। तुम यहां से गुजरने के तमाम रास्तों पर रिमोट कंट्रोलर से मुंसलिक बम जगह जगह छुपा कर रख दो और तुम एल्फ्रेड मेरे साथ आओ। मैं एल्फ्रेड ही के दिमाग में था। अब वो बॉस के दूसरे अड्डे में था और मेरी मालूमात के लिए बेख्तियार सोचता जा रहा था। वो दूसरा अड्डा उन 2 पहाड़ियों के आखिरी हिस्से में था, यानी जहां मैं जॉनी और पायलट के साथ गड़े में बैठा हुआ था। वहां से वो अड्डा चंद मील के फासले पर था। उधर जाने के लिए 2 पहाड़ियों के दरमियान से गुजरना जरूरी था। मैं एल्फ्रेड के दिमाग में बैठा बड़ी अहम मालूमात हासिल कर रहा था और ये पूरा यकीन हो रहा था कि आज और अभी मैं उस गुमशुदा त्यारे तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही वक्त में ख्याल ख्वानी से चौंक गया। कोई हमारे गड्ढे के करीब से तेजी से गुजर गया था। मैं फौरन ही जॉनी पर झुक गया, बड़ी फुर्ती से उसके लबों पर चुप की मोहर लगा दी। मैं जरा भी चूकता तो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उसे चीखने पर मजबूर कर देता। चंद लम्हों के बाद कोई दूसरा हमारे गड्ढे के पास से गुजरता हुआ गया। जॉनी का दिल मेरे दिल से लगा धड़क रहा था। वह खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने रुमाल निकाला, फिर उसके लबों को आज़ाद करते ही मुंह में रुमाल ठूंस दिया। ऊपर से कपड़ा बांधकर उस कपड़े से 2 धज्जियां निकाली, फिर वो धज्जियां उसके कानों में ठूंस दी ताकि दुश्मन हमारे आसपास की आवाज़ें उसके जरिए ना सुन सके। मैं हालात से मजबूर होकर बेचारे जॉनी से मोहब्बत भी कर रहा था और उस पर जुल्म भी करता जा रहा था, और ये अच्छा ही कर रहा था। चंद लम्हों के बाद किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने साथी से कुछ कह रही थी। अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद बर्फ की सतह पर कुदाल चलने की आवाज़ें आने लगीं। शायद वो भी हमारे करीब गड्ढा खोद रहे थे। शायद उन्हें भी चांद के डूबने का इंतजार था। मैंने सोच के जरिए पायलट से कहा, यहाँ आने वाले अजनबी भी सर्दी से बचने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये लोग भी गुमशुदा तैयारी की तलाश में आए हैं। जॉनी का मुंह अच्छी तरह बंद हो चुका था। इसके बावजूद हल्की सी ऊं ऊं की आवाज़ निकल रही थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम जॉनी को आवाज़ें निकालने पर मजबूर कर रहे हो, और तुम ये देखते आ रहे हो कि मैं किसी हाल में मजबूर होना नहीं जानता। अभी मैं इसे बेहोश करके यहाँ छोड़ दूं और वापसी पर इसे ले जाऊं तो तुम नुकसान में रहोगे। इस गड्ढे से निकलकर हम कहाँ जाएंगे और क्या करते रहेंगे, ये तुम जॉनी के बगैर मालूम नहीं कर सकोगे। लिहाजा मालूमात में इजाफा चाहते हो
और हमारी कारकर्दगी का तमाशा देखना चाहते हो तो जॉनी को होश में रहने दो। अब आवाज निकली तो तुम भी इसके बेहोश दिमाग से निकल जाओगे। जॉनी चुप हो गया था। मैं उसके साथ जिधर बैठा हुआ था उधर बर्फ की दीवार थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ कुदाल चल रही थी। वो कमबख्त हमारी गोद में ही आकर बैठने वाले थे। कोई गड्ढे में उतर गया था और खोदी हुई बर्फ के जर्रात उठाकर बाहर फेंक रहा था। फिर उसके दूसरे साथी भी गड्ढे में उतरने लगे। किसी ने उस दीवार से टेक लगाया था जिसके दूसरी तरफ हम थे। अचानक बर्फ की किड़किड़ाहट उभरी और दरमियानी दीवार ढह गई। हम सब एक दूसरे के आमने सामने हो गए। बड़ा अजीब तमाशा था। हम सब के हाथों में साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर और एरो शूटर थे। वह तमाम हथियार एक साथ चलते तो हम सब एक साथ फना हो जाते, इसीलिए हथियार सिर्फ धमकियां बनकर हाथों में रह गए थे। वो 3 थे, एक औरत और 2 मर्द। इधर हम भी 3 थे, लेकिन जॉनी बंधा हुआ था। उसका होना ना होना बराबर था। एक ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है हम सब एक ही मकसद से आए हैं, गुमशुदा त्यारी की तलाश में। अब मैं सवाल करता हूँ, तुम्हारा किस गिरोह से ताल्लुक है? उस औरत ने कहा, हम आज़ाद लोग हैं। किसी सुपर पावर से या किसी तंजीम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे खानदान के कुछ अफराद उस त्यारे में सफ़र कर रहे थे और हम अपने उन अजीज़ों की ज़िंदगी या मौत का यकीन करने आए हैं। उस औरत के पास बैठा हुआ शख्स अपने आंसू पहुँच रहा था। उस औरत ने उसका सर अपने सीने पर रखकर थपकते हुए कहा, हौसला रखो, तुम्हारी बेटी जिंदा होगी। तुम तमाम उम्र दूसरों से नेकियां करते आए हो, तुम्हें इतनी सारी नेकियों के इनाम में वो जिंदा मिलेगी। वो बोला, जोजा, मैं सब्र कर रहा हूँ और पूरे हौसले से यहाँ तक आया हूँ। मैं उस गुमशुदा त्यारे तक जरूर पहुंचूंगा। मैं अभी उन्हें नहीं पहचान रहा था, लेकिन आपने जोजा का नाम सुनकर पहचान लिया होगा। वो रोने वाला आर्मर था। उसकी आंखों से जोजो के लिए बेख्तियार आंसू निकल आए थे। उस वक्त वो मेकअप में था और बदले हुए लहजे में बोल रहा था। वैसे उसने मुझे पहचान लिया होगा। उसके साथ बैठे हुए शख्स ने मुझसे कहा, तुम हूबहू फरहाद हो। अगरचे वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कोई भी तुम्हें देखकर धोखा खा सकता है। जोजा ने पूछा, क्या तुम फरहाद का रोल अदा करने आए हो? तुमने उसका चेहरा अपनाया है? मैंने मेकअप नहीं किया है, ये मेरा अपना पैदाइशी चेहरा है। मुझे भला फरहाद का रोल अदा करने की क्या जरूरत है? मैं तो बाबा साहब के इदारे से आया हूं। आर्मर कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहा था, लेकिन पहचान लिए जाने के अंदेशे से चुप रहने पर मजबूर था। उसने मुझे उन दिनों देखा था जब मैं अपनों के सामने फरहाद होने का दावा किया करता था। इस वक्त वो नजरें झुकाए खामोश था। मैं यकीन से कह सकता था कि वो ख्यालख्वानी के जरिए जोजा को मेरे मुतल्लिक बता रहा था, क्योंकि जोजा मुझे बड़ी तवज्जो से देखती जा रही थी। उनके एक साथी ने जॉनी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसे क्यों बांध रखा है? ये लड़की है ना? जॉनी ने बंधे हुए मुंह से ऊं ऊं की आवाज़ निकाली, फिर इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा, यह लड़का है, इसके दिमाग में एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। मैंने इसके कानों में कपड़ा ठूंस दिया है, वरना वो ख्याल ख्वानी करने वाला इसके जरिए आवाज़ सुनकर तुम्हारे दिमागों में पहुंच जाता। उसने कहा, हम तीनों हसास दिमाग रखते हैं, आने वाले को भगा देंगे, तुम इस बेचारे को खोल दो। मैंने उसे खोल दिया। वो बोला, ऐसा कब तक होता रहेगा? तुम दोस्त होकर कब तक दुश्मनी करते रहोगे? मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंदर कोई छुपा हुआ है, इसलिए मैं अचानक तुम्हारे खिलाफ हरकतें करने लगता हूँ। मैंने उसे थपकते हुए कहा, जरा सब्र करो, मुझे यहाँ से फुर्सत मिलने दो, फिर मैं तुम्हारे अंदर के शैतान को भगा दूंगा। आर्मर के साथी ने पूछा, तुम लोग त्यारे को क्यों तलाश कर रहे हो? मैंने आर्मर की तरफ उंगली उठाकर कहा, जिस तरह तुम्हारे साथी की बेटी उस त्यारे में थी, उसी तरह मेरी बहू जो भी उसी त्यारे में अगवा करके ले जाई जा रही थी। इस बात पर आर्मर ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांप लिया था। जोजा ने उसे फौरन ही अपनी तरफ खींचकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, हम सब सदमात के मारे हैं, किसी लालच में ये मुजरिमाना मकासद के लिए नहीं आए हैं। क्या हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं? जोजा ने कहा, तुम हमारे दिल की बात कह रहे हो। उसके साथी ने सांस रोककर कहा, अभी कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था, मैंने भगा दिया। मैंने कहा, मैं भी ख्याल ख्वानी करता हूं, मगर यकीन करो, अभी कोई दुश्मन तुम्हारे पास आया था। हमें यकीन है, हम एक दूसरे पर एतमाद करेंगे। मेरे पायलट ने कहा, चांद डूब रहा है, हमें चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हम एक एक करके गड्ढे से बाहर आए। चांद डूब रहा था, चांदनी बुझती जा रही थी। मैंने 2 पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक उन पहाड़ियों के सामने एक वसी और गहरी झील है। झील के पानी पर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है। आंखें धोखा खाती हैं कि वो हमवार मैदान है, यूं उस पर चलने वाले अंदर धंस जाते हैं, झील की गहराई में डूब जाते हैं। आर्मर के साथी ने कहा, अच्छा हुआ तुमने खतरे से आगाह कर दिया, लेकिन तुम यहाँ का जुग्राफिया कैसे जानते हो? ये ना पूछो, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। कोई खतरा पेश आएगा तो पहले मैं उसका सामना करूंगा। हम सब बर्फ की सतह पर फिसलते हुए जाने लगे। झील वाली बात मैंने अल्फ्रेड के दिमाग में रहकर मालूम की थी। मैं मालूमात का यह जरिया जॉनी के अंदर छुपे हुए शख्स को बताना नहीं चाहता था। हम कई मील का लंबा चक्कर काटकर पहाड़ी के दरमियानी रास्ते की सिमत जा रहे थे, ताकि नादीदा झील से बचे रहें। मैं बड़ी तेजी से जा रहा था। जॉनी भी मेरे साथ रफ्तार बढ़ा रहा था। बाकी लोग जरा पीछे रह गए। जॉनी ने जरा करीब होकर पूछा,
तुमने उस औरत जोजा को देखा है? हाँ, देखता आ रहा हूँ। वह तुम्हें बड़ी लगावट से देख रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, देखने दो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने पूछा, तुम बताओ, दोस्ती करना चाहिए या नहीं? ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझसे भी दोस्ती करोगे और उससे भी? तो क्या हुआ, वो औरत है और तुम लड़के हो, मर्द हो। वह कुछ उलझ सा गया, रफ्तार बढ़ाता हुआ आगे निकल गया। उसके अंदर पिछले ख्वाबों और हकीकत की खिचड़ी पक रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अंदर से क्या होने लगता है। हम आगे पीछे पहाड़ियों के दरमियानी रास्ते तक पहुंच गए। जोजा तेजी से फिसलती हुई मेरे पास आकर रुक गई, फिर बोली, हमारे नक्शे और मालूमात के मुताबिक यही जगह है। वो गुमशुदा त्यारा यहाँ से आगे नहीं जा सकता, आगे झील है। हम जिधर से आए उधर त्यारा मुड़ नहीं सकता क्योंकि रास्ता तंग है। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। हमारे करीब आर्मर आकर रुक गया, कहने लगा, मैं जितना मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं उतना ही इस्तराब बढ़ता जा रहा है। जोजा ने कहा, फिर आंसू ना बहाना, नहीं तो मैं भी तुमसे नहीं बोलूंगी। जॉनी जरा दूर खड़ा मुझे और जोजा को दिख रहा था। मैंने जोजा के और करीब होकर आर्मर के मुतल्लिक कहा, बात बात पर आंसू बहाने वालों को ऐसी मुहिम में शरीक नहीं करना चाहिए। वो बोली, मेरा साथी मजबूत एहसाब रखता है मगर दिल दर्दमंद है। ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैं इसे कॉटेज में छोड़कर नहीं आ सकती थी। मैंने अपनी किट में से एक काशन इंडिकेटर निकाला। उस आले के जरिए मालूम किया जा सकता था कि 5 या 6 गज के फासले तक कोई बारूदी सुरंग या रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्ट होने वाला बम छुपा कर रखे गए हैं या नहीं। ऐसा खतरा हो तो नन्हा सा सुरख बल्ब जलने बुझने लगता था। हमने हथियार संभाल लिए थे और काशन इंडिकेटर की रहनुमाई में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर मैं अचानक बर्फ की सतह पर फिसल गया। यह मेरी छठी इसका कमाल था। मैं जानबूझकर फिसल गया था। खतरे का एहसास गलत नहीं था। एक छोटा सा तीर मेरे सर के करीब से गुजरता हुआ दूसरी तरफ बर्फ की एक सिल में पेवस्त हो गया था। मैंने कहा, बैठ जाओ या लेट जाओ। ऐसा कहने से पहले मैंने जोनी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास गिरा लिया। जोजा और आर्मर के साथ आने वाला शख्स फुर्तीला था। उसने बर्फ की सतह पर गिरते ही साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से उधर गोली चलाई जिधर से तीर आया था। एक शख्स से चट्टान पर से चीख मारता हुआ नीचे आकर लाश में तब्दील हो गया। मेरे पायलट ने मुसलसल 6 गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 2 लाशें और गिनी। हम सब औंधे मुंह रेंगते हुए दूसरी पहाड़ी के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां एक गार था और उसका दाना इतना बड़ा था कि छोटे साइज का त्यारा आसानी से अंदर जा सकता था। हमने गार में दाखिल होते वक्त फूंक फूंक कर कदम रखा, मगर अचानक हर तरफ से दुश्मन छलांगे लगाकर हम पर हमला करने लगे। वहां अच्छी खासी जंग शुरू हो गई। हम डटकर मुकाबला कर रहे थे। मैं हमलावरों की अच्छी तरह पिटाई कर रहा था, लेकिन हैरान होकर कभी कभी जॉनी को देखते वक्त खुद मार खा जाता। वो जबरदस्त फाइटर होने का सबूत दे रहा था। ऐसी फुर्ती से पैंतरे बदलता, कलाबाजी खाता और फ्लाइंग किक मारता था कि उस पर आंख नहीं ठहरती थी। ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में उसके दिमाग से बहुत सी बातें और याददाश्तें मिट चुकी थीं, और जो मिट चुकी थी उन्हें ख्याल ख्वानी के जरिए पढ़ा नहीं जा सकता। अलबत्ता नागहानी आफात पर बेख्तियार छुपी हुई सलाहियतों का मुजाहरा हो जाता है, और जॉनी इस वक्त भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा था। थोड़ी सी देर में कुछ जख्मी होकर गिरे, कुछ हमारी गोलियों का निशाना बने, फिर मैदान साफ हो गया। हम चारों तरफ देखते हुए कार के अंदर दूर तक जाने लगे। दाएं बाएं दीवारों पर बर्फ जमी हुई थी। कहीं से दुश्मनों के आने का अंदेशा नहीं था। पायलट ने कहा, दुश्मनों की खामोशी और दूरी कुछ मायने रखती है। उनके हमला करने के 2 ही रास्ते हैं, वो आगे से आएंगे या पीछे से। हम जो सोच रहे थे उसके बरक्स हुआ। हमारे दाएं बाएं दीवारों पर जमी हुई बर्फ तिड़कने लगी, तिड़क कर टूटने लगी, टूट कर गिरने लगी। गिरती हुई बर्फ के पीछे गन उठाए हुए दुश्मन नजर आ रहे थे। हम किस किस को गोली मार सकते थे। हर तरफ से बर्फ टूट रही थी और गनमैन निकलते आ रहे थे। फिर लाउड स्पीकर से आवाज उभरने लगी, जो जिंदा रहना चाहता है वो हथियार फेंक दे, मरने की आरजू हो तो गोली चलाए। सबसे पहले मैंने हथियार को फेंका, फिर दूसरे साथी भी फेंकने लगे। स्पीकर से आवाज उभरी, अपनी अपनी पुश्त पर से किट उतार दो। हमने ये भी किया। तीसरे हुक्म के मुताबिक हमने जेबें भी खाली कर दी। अब हमारे जिस्मों पर सिर्फ लिबास, पाँव में जूते और सरों पर हेलमेट रह गए थे। स्पीकर से कहा गया, मैं हैरान हूं, मेरी आवाज़ सुनकर तुम में से कोई दिमाग में नहीं आया। क्यों मिस्टर हार्वे, सांप क्यों सूंघ गया? तुम टेलीपैथी जानते हो, मेरे पास आओ। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग दूसरों के लिए हसास होगा, तुम दूसरों की सोच को महसूस करते होगे, लेकिन मुझे महसूस ना कर सके। मैं भी तुम्हारे दिमाग में आया था, फिर शर्मा कर वापस हो गया क्योंकि वह तुम्हें इधर से उधर चूम रही थी। स्पीकर के जरिए बोलने वाले को चुप लग गई। मैंने जो कहा उसे वह झुटला नहीं सकता था। हैरान हो रहा होगा कि उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस क्यों नहीं किया। हकीकत यह है कि मैं उसके दिमाग में नहीं गया था। अपनी अकल और समात की तेजी से काम लिया था। उस बोलने वाले ने यकीनन माइक को अपने मुंह के करीब रखा होगा। उसके बोलने के दौरान चूमने की हल्की हल्की सी आवाज़ भी माइक के जरिए आ रही थी। दूसरी तवज्जो देने वाले भी सुन सकते थे, लेकिन मेरे साथियों को शिकस्त खाने का सदमा था और हमें घेरने वालों को फतह हासिल करने का गुरूर। यूं किसी ने हल्की हल्की सी आवाज़ों को नहीं सुना। स्पीकर से आवाज़ आई, हार्वे तुम शैतान हो, नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हो। मेरा जिस्म, मेरा दिमाग फौलाद है, तो मेरे दिमाग में कैसे आ गए थे? फिर एक बार आओ, बुलाना ही है तो रूबरू बुलाओ।
मैं सामने आकर बताऊंगा कि किस तरह तुम्हारी लालमी में तुम्हारे अंदर आकर वापस जा सकता हूं। तुम समझते हो मेरे सामने आकर तीर मार लोगे? कोई चालाकी दिखा सकते हो तो आओ, यहां तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कमांडर, सिर्फ हार्वे को यहां लाओ। हमारे आसपास जितने गनमैन खड़े हुए थे उनके कमांडर ने मेरे पास आकर एक आले के जरिए मुझे सर से पांव तक चेक किया। वो हमें पहले ही तमाम हथियारों से खाली कर चुके थे। उस आले ने बताया मेरे पास कोई हथियार नहीं है। 2 गनमैन मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कमांडर आगे चलने लगा। एक गनमैन ने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैंने आगे बढ़ते हुए देखा जॉनी बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा मुझे हौसला रखना चाहिए, मेरा दोस्त हार्वे जिंदा सलामत वापस आएगा। मैं कमांडर और गनमैन के दरमियान चलता हुआ गार की एक दीवार के पास आया जहां बड़ा सा दरवाजा था। कमांडर ने दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हम अंदर आए। हॉल के वस्त में एक कद्दे-आवर पहलवान नुमा अंग्रेज खड़ा हुआ था। उसके बाजू से एक हसीना चिपकी हुई थी। वो कद्दे-आवर शख्स उनका बॉस था। उसने कमांडर को जाने का इशारा किया। वो गनमैन के साथ बाहर चला गया। दरवाजा खुदकार था, वो खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो गया। बॉस ने मुझे सर से पांव तक देखते हुए कहा, सुना था फरहाद के हमशक्ल हो, उसी की तरह खतरात में कूदने और मरने यहाँ आ गए हो। कौन मरता है ये हम में से कोई नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि मौत कैसे आती है। पहले मेरे दिमाग में आकर मेरी उलझन दूर करो। मैं कैसे आ सकता हूं? तुम हसास हो, सांस रोक लोगे? हाँ, मैं सांस रोक लेता हूं, मगर तुम कैसे आए थे? मैं कब आया था? वो गुस्से से दहाड़ता हुआ बोला, अभी तुमने बताया था कि ये जलील हसीना मेरे साथ क्या कर रही थी। हाँ, बताया था। तुमने बोलते वक्त माइक को बिल्कुल ही करीब रखा था, जिसके नतीजे में बोसों की आवाजें भी दूसरी तरफ आ रही थी। मैंने वही बयान कर दिया जो सुनने में आ रहा था। उसके दीदे हैरत से फैल गई। फिर उसे गुस्सा आया कि इतनी सी बात उसकी समझ में क्यों नहीं आई। उसने हाथ में पकड़े हुए माइक को मेरी तरफ पत्थर की तरह फेंका। मैंने उसे कैच करते ही फुर्ती से वापस मारा। वो उसकी एक आंख में जाकर लगा। वो गुर्राने लगा। मैं दौड़ता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा बाप भी बाहर नहीं जा सकेगा। दरवाजे से बाहर जाते ही तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मैंने अंदर से चिटखनी लगाते हुए कहा, मैं इसे खोलने ही बंद करने आया हूं ताकि तुम भागकर बाहर ना जा सको। वो कह लगाने लगा। कहकों के दौरान कहने लगा, ये मेरे सामने चूहा है और कहता है इसके डर से शेर भाग जाएगा। मैं उससे मुकाबला करके उसे चूहा बना सकता था, मगर सोनिया की असूल बेहतर है कि वक्त ज़ाया न करो। मैंने अपने सर की तरफ हाथ लाकर हेलमेट के एक बटन को दबाया। उस हेलमेट के खोल में बेहोश करने वाली गैस भरी हुई थी, जो बटन दबाने से खारिज होती थी। दुश्मनों ने मेरी अच्छी तरह तलाशी ली थी। चेक करने वाला अल्लाह ठोस हथियारों की निशानदेही करता है, मोहलिक गैस का सुराग नहीं लगा सकता। वो कह के लगाते लगाते यूं रुक गया जैसे तेज रफ्तार गाड़ी को ब्रेक लग गया हो। उसने सांस ली, फिर रोकी। मैंने उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। वह फिर सांस लेने पर मजबूर हुआ और गैस के असर से लड़खड़ा गया। वह हसीना भी चकरा कर गिर पड़ी। मैंने सांस रोकी हुई थी। बॉस पर दूसरा हमला करना चाहता तो मुझे भी झटका लगता और मैं सांस लेने पर मजबूर हो जाता। फिर गैस मेरे अंदर भी पहुंच जाती। वह गिर पड़ा था, मगर चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था। मैं आसानी से उसके दिमाग में पहुंच गया। पता चला दूसरा दरवाजा खोलने की चाबी उसकी जेब में है और उस दरवाजे के पीछे भी एक बहुत बड़ा दरवाजा है, जिसके पीछे गुमशुदा त्यारा मौजूद है। मैंने उसकी जेब से चाबियां निकाली। वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता था, मगर थरथरा रहा था। मैंने सोच के जरिए पूछा, तमाम गनमैनों से कैसे निजात मिल सकती है? उसका कमजोर दिमाग जवाब देने पर मजबूर था। उसने खातिर ख्वाह जवाब दिया, फिर बेहोश हो गया। मैंने उस दूसरे दरवाजे को खोला, जल्दी से दूसरी तरफ आकर उसे बंद किया। फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चारों तरफ घूमकर देखने लगा। गार में जहां से हम दाखिल हुए थे वहां से यहां तक गैस लाइट की रोशनी थी। उस कमरे की मशीनों और आलात को देखकर पता चला कि यहां से कुछ फासले पर एक जनरेटर है, जिसका स्विच यहां है। अगर खतरा बढ़ जाए तो जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रॉनिक आलात और हथियारों के जरिए जिसे चाहे निशाना बनाया जा सकता है। मैंने एक स्विच दबाकर एक कल को जोर से झटका दिया तो दूर कहीं जनरेटर ऑन हो गया। बल्ब रोशन हो गए। मैंने बड़े से टीवी को ऑन किया। उसके स्क्रीन पर गार का वो हिस्सा दिखाई दिया जहां मेरा जॉनी दूसरे साथियों के साथ दुश्मनों के निर्गे में था। बॉस ने बेहोश होने से पहले बताया था कि खुफिया सब मशीन गनें कहाँ छुपी हुई हैं और उन्हें कंप्यूटर के जरिए किस तरह काम में लाया जा सकता है। मैंने कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू किया। स्क्रीन पर नजर आ रहा था जगह जगह बर्फ की दीवारें तोड़ती हुई सब मशीन गनें खुद ब खुद बाहर निकल रही थीं। बॉस के मुसल्ला जवान उन गन्नों को सवालिया नजरों से देख रहे थे। शायद सोच रहे थे कि उन्होंने जब अपने हथियारों से आने वालों को कैदी बना लिया है तो फिर सब मशीन गनों की क्या जरूरत है। जरूरत का पता चल गया। मैं जिस बटन पर उंगली रखता था उससे मुंसलिक रहने वाली मशीन गन से तड़ातड़ फायरिंग होने लगती थी। बॉस के आदमी गोलियां खाकर गिर रहे थे या जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वो जिधर भी भागते मैं उधर का बटन दबा देता। उधर की सब मशीन गन उनके लिए मौत का सामान कर देती। इस भीड़ में मैंने कमांडर को भी मरते देखा। उसकी मौत ने बाकी मानदा दुश्मनों के कदम उखाड़ दिए। वो भागते हुए न जाने कहां चले गए, स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे थे।
मैंने एक माइक ऑन करके मुखातिब किया, हेलो जॉनी। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें एक स्क्रीन पर देख रहा हूँ, तुम लोग मुझे नहीं देख सकोगे। और ये तुम सबको क्या हुआ है, इस तरह गुमसुम क्यों हो? अपने हथियार उठाओ, अब कोई दुश्मन नजर आए तो उसे गोली मार दो। वो हथियार उठाने लगे। जोजा ने पूछा, मिस्टर हार्वे तुम कहाँ हो? इससे पहले कि मैं जवाब देता जॉनी ने उससे कहा, वो जहां भी है मेरा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है? मैंने स्क्रीन पर उसे देखते हुए कहा, जॉनी ये बुरी बात है, किसी भी औरत से इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए। फिर मैंने जोजा से कहा, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम सबको यहां बुलाऊंगा। मैंने माइक को ऑफ किया, फिर दरवाजा खोलकर उस कमरे में आया जहां बॉस अपनी हसीना के साथ बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश करने वाली गैस अब कमरे की महदूद फिजा में नहीं थी। मैंने कमरे की एक एक चीज को देखा, अलमारी खोलकर फाइलों पर सरसरी नजर डाली। दूसरी अलमारी के खानों में माइक्रो फिल्में रखी हुई थीं। उनके लेबल से उनकी अहमियत का अंदाजा होता था। उनमें अहम ममालिक के अहम राज छुपे हुए थे। हर फाइल का ताल्लुक किसी न किसी मुल्क से था। गोया ये दुनिया के तमाम ममालिक के अहम राज चुराने वालों की एक तंजीम थी। इन्होंने तमाम राजों को छुपाने और महफूज रखने के लिए इस बर्फानी इलाके में अड्डा बनाया था। मैंने फ्रांस की मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर से दिमागी राब्ता कायम किया। वो आला अफसर मुकामी फौज के मेजर के पास बैठा हुआ था। वो सब मेरी तरफ से मिलने वाली इतलात के मुंतजिर थे। मेरे के इशारे पर मुकामी फौज हरकत में आ सकती थी। मैंने आला अफसर से कहा, मैं पुरस्रार खुफिया अड्डे में पहुंच गया हूं। अभी आप मुकामी फौज के मेजर को कुछ ना बताएं, पहले मेरी बातें सुन लें। यहाँ की एक अलमारी में कितने ही ममालिक के अहम राज माइक्रोफिल्म की सूरत में रखे हुए हैं। इनमें फ्रांसीसी हुकूमत के भी राज हैं। ये फिल्में और अहम फाइलें मुकामी फौज के हाथों में नहीं आना चाहिए। वो बोला, शुक्रिया वुल्फ, तमाम माइक्रोफिल्में अपने पास छुपा लो और फाइलों को जला डालो। मैं यही करने जा रहा हूँ, मगर आप दूसरों के सामने मुझे वुल्फ नहीं हार्वे कहकर मुखातिब करेंगे। ओके, तुम कितनी देर में हमें बुला रहे हो? मैंने कहा, इस खुफिया अड्डे के एक हिस्से में वो गुमशुदा त्यारे है। एक त्यारे को यूं छुपाए रखने में कोई खास मसलियत होगी। ये तमाम ममालिक के दरमियान अहम राजों की दलाली करने वाली तंजीम है। इस त्यारे से भी अहम राज बरामद हो सकती हैं, इसलिए आप मजीद आधा घंटा इंतजार करें। मैंने राब्ता खत्म किया। बॉस के पास आकर उसकी नब्ज देखी, बेहोशी खत्म हो रही थी। सिर्फ इतनी गफलत रह गई थी जो गहरी नींद के दौरान रहती है। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग को गुमशुदा त्यारे के मुतल्लिक सोचने पर मजबूर किया। वो सोचने लगा, त्यारे के अंदर मुर्दा मुसाफिर है और उनका सामान है। तलाश करने वालों को इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा, जबकि 3 बड़े ममालिक के अहम राज उस त्यारे के जरिए यहां लाए गए हैं। मैंने सोच के जरिए पूछा, तुमने वो राज त्यारे से निकालकर कहाँ छुपाए हैं? वो अभी तक त्यारे में है। मैं इस अड्डे का इंचार्ज हूँ। हमारी तंजीम के सरबराह दूसरे हैं, वो ये जानते हैं कि राज कहाँ छुपा हुआ है। मुझे हुक्म दिया गया था कि हालात साजगार होते ही 2 इंजीनियर आएंगे और उस त्यारे के मुख्तलिफ हिस्सों को खोलकर अलग करेंगे। तब तक इस त्यारे को छुपा कर रखा जाए। वह होश में आने वाला था। मैंने सवालात किए कि उस त्यारे में कितना ईंधन है और उसे काबिल परवाज रखा गया है या नहीं। उसने जवाब दिया, ईंधन पूरा है और त्यारे में कोई खराबी पैदा नहीं की गई। ऐसा कहते वक्त उसने आंख खोल दी। मैंने उसका साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर उठाकर कहा, तुम्हारा जिस्म फौलाद का है, तुम्हारा दिमाग फौलाद का है, मगर तुम एक लाश की तरह पड़े हुए हो। मेरा ख्याल है तुम्हारी तंजीम के सरबराहों को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। उसने उठने की कोशिश की, फिर चकरा कर गिर पड़ा। कहने लगा, मुझे ना मारो, मुझे दोस्त बना लो। मैं तुम्हें यहाँ के अहम राज बताऊंगा। तुम अपने सरबराहों से गद्दारी करके मेरे वफादार कैसे रहोगे? तो मुझे एक बार आजमा कर देख लो। मैंने पूछा, इस त्यारे का पायलट कौन है? उसे किस तरह यहाँ लाया गया? मैंने पायलट को गोली मार दी थी। हसीना जो बेहोश पड़ी इस त्यारे की पायलट बनकर आई थी। हमारी तंजीम से इसका खास ताल्लुक है। ये जानती है कि त्यारे को यहाँ कैसे लाया गया था और यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है। उसकी बात खत्म होती मैंने उसे गोली मार दी। मुझे अब उसकी नहीं, हसीना की जरूरत थी। मैं यहाँ से किसी अहम फर्द को जिंदा रखना नहीं चाहता था जिसके दिमाग में कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला पहुंच जाए, और वह दूसरा जॉनी के अंदर मौजूद था। हसीना ने आंखें खोली। अभी उसके एहसाब कमजोर थे। उसने बड़ी कमजोरी और बेबसी से मुझे देखा। वो सोच रही थी, ये हार्वे हम पर गालिब आ गया है। इस अड्डे के इंचार्ज को गोली मार चुका है, अब मेरी बारी है। मैंने उसे सोचने के लिए आज़ाद छोड़ दिया और चुपचाप उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। वह तैयारी की पायलट थी, मगर को पायलट बनकर आई थी। इस तंजीम के एक सरबराह के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुकी थी और उस सरबराह का ताल्लुक पेरिस से था। मैंने हसीना के दिमाग से उसकी रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया। वह कालीन पर चित लेटी हुई थी, मुझे ललचाने और अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, मगर मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे हटा दिया। वो बोली, किस बात का इंतजार है? मुझे गोली क्यों नहीं मारते? मैंने पूछा, मरना चाहती हो या दोस्त बनकर जीना? मैं जीना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज होगा। तुम बहुत बाकमाल हो, बिल्कुल फरहाद की तरह मैदान मारे हो। मेरी तारीफ ना करो, काम की बातें सुनो। अभी मेरे साथी यहाँ आएंगे। तुम इस लम्हे से गूंगी बन रही हो, किसी को अपनी आवाज़ नहीं सुनाओगी, किसी से नजरें नहीं मिलाओगी। मैं समझ गई, तुम्हारे साथी में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला है। हाँ, मैं नहीं चाहता कोई दुश्मन तुम्हारे जरिए यहाँ के राज मालूम कर ले। जब मुझे बात करना होगी तो मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगा। मैं कैसे पहचानूंगी कि तुम हो या कोई और?
जब तक गूंगी रहोगी कोई और तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। अगर तुम जरा भी आवाज निकालोगी तो मैं उसी वक्त तुम्हें मार डालूंगा। मैंने वहां का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले जॉनी दौड़ता हुआ आया, फिर बोला, इतनी देर क्या कर रहे थे? मुझे गुस्सा आ रहा था। और ये औरत कौन है? जोजा ने पूछा, त्यारा कहाँ है? मैंने कहा, मेरे साथ आओ। मैंने भी अभी तक उस त्यारे को नहीं देखा है। फिर मैंने अपने पायलट से हसीना के मुतल्लिक कहा, यह गूंगी है मगर हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तुम इसके साथ साय की तरह रहोगे, इसे एक सेकंड के लिए भी तनहा नहीं छोड़ना। हम मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए उस बड़े दरवाजे के पास आए जिसके पीछे त्यारे को छुपा कर रखा गया था। मैंने उसे खोला। दूसरी तरफ एक वसीयत जगह थी। वहां वो त्यारा खड़ा था। सभी उस त्यारे की तरफ जाने लगे। सबसे आगे आर्मर था। हम सब सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे पीछे त्यारे के अंदर पहुंचे। फिर वहां का मंजर देखकर दम बखुद रह गए। चंद लम्हों तक कुछ बोल ना सके, शायद सांस लेना भी भूल गए थे। त्यारे के मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, बिल्कुल जिंदा लग रहे थे, जबकि उनकी मौत को 48 घंटे हो चुके थे। जोजा के एक साथी ने आगे बढ़कर एक मुसाफिर को हाथ लगाया। उस बर्फानी सर्द इलाके में तमाम लाशें अभी तक ताज़ा थी। उनमें बू पैदा नहीं हुई थी, वो सब अकड़ी हुई बैठी थी। आर्मर जोजा का सहारा लिए लाशों के दरमियान से गुजर रहा था और दाएं बाएं देखता जा रहा था। फिर जोजो पर नजर पड़ते ही वो चीख पड़ा, जोजो मेरी बच्ची, नहीं नहीं, तुम नहीं मर सकती, तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। मैं गुमसुम सा होकर जोजो की अकड़ी हुई लाश को देख रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरी भी सांस रुकने लगी। आखिर वो प्यारी सी गुड़िया थी, मेरी बहू थी। मैंने उसे बाप का प्यार दिया था। ऐसी खूबसूरत बेटी की लाश देखकर दिल पर जो गुजर रही थी उसे मैं बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। हमें ऐसे वक्त पत्थर बन जाना आता है। आर्मर की आहो बका ने भेद खोल दिया कि वो मेकअप में जोजा के साथ आया है। अब जोजा मेरे लिए अहम हो गई थी। मुझे मालूम करना था कि ये औरत कौन है। आर्मर जो कभी किसी औरत के करीब नहीं जाता, उसके सीने पर सर रखकर क्यों रोता है? उसका दीवाना कैसे बन गया है? और ये दीवानगी ऐसी है कि उसने हमसे बरसों के ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। बहरहाल ये बातें बाद में मालूम की जा सकती थीं। मैंने सोच के जरिए पायलट से कहा, अभी हम लाशों को यहां से बाहर ले जाएंगे, तैयारा खाली होते ही तुम इसे ले उड़ोगे। उसने कहा, त्यारा ले जाने के लिए मुझे यहाँ का रास्ता मालूम होना चाहिए। जिस हसीना को तुम्हारे साथ लगा रखा है वो एक अच्छी पायलट है, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगी। तुम बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए इसे पेरिस ले जाओगे। मेरी बात अधूरी रह गई। जोजा आर्मर से कह रही थी, होश में आओ, देखो ये जोजो नहीं है। मैं तेजी से चलता हुआ उनके करीब गया। जोजा जोजो की गर्दन के पीछे दोनों हाथ ले जाकर मास्क के जोड़ को काट रही थी। फिर उसने पूरे मास्क को चेहरे से अलग कर दिया। अब वहां कोई दूसरी लड़की दिखाई दे रही थी। आर्मर चंद लम्हों तक उसे तकता रहा, फिर रोते रोते हंस पड़ा, मेरी जोजो नहीं है, ये मेरी जोजो नहीं है। इसका मतलब है वो जिंदा है। खुदा ने मेरी सुन ली। मेरी बहन जहां भी है जिंदा सलामत है। वो खुशी से दीवाना होकर जोजा से लिपट रहा था। वो हंसती जा रही थी और कहती जा रही थी, अपनी खुशियों पर काबू पाओ। अभी हमें बहुत मालूमात हासिल करनी है। अभी हमें समझना चाहिए कि डमी जोजो के अगवा के ये ड्रामा क्यों खेला गया, त्यारे को यहाँ क्यों छुपाया गया है। मैंने कहा, मेरा मशवरा है पहले हम सब मिलकर इन लाशों को बाहर ले जाएं। जोजा ने कहा, सॉरी, मैं पहले इस त्यारे की अच्छी तरह तलाशी लूंगी। तुम बेशक तलाशी लो, मगर तुम्हारे दो साथियों को मुझसे ताउन करना चाहिए। वो बोली, तुम लाशों को बाहर क्यों ले जाना चाहते हो? क्या त्यारा खाली करके किसी दूसरी जगह ले जाओगे? मैंने कहा, मैं और मेरे साथी पायलट नहीं हैं। जॉनी ने अचानक आगे बढ़कर कहा, यह हार्वे झूठ कहता है, इसका यह साथी पायलट है। अभी हम हेलीकॉप्टर में आए थे। जोजा के साथी ने गुर्राकर मुझे देखा, फिर कहा, क्यों मिस्टर, यहाँ क्या करते फिर रहे हो? तुमने हमें 1 घंटे तक बंद कमरे के बाहर रखा, यहाँ पता नहीं कैसी अहम मालूमात हासिल करते रहो। अब ये झूठ बोलकर त्यारा खाली करा रहे हो कि तुम्हारा साथी पायलट नहीं है। मैंने कहा, ये जॉनी मेरा साथी, मेरा दोस्त है, मगर जरा अक्ल से सोचो, ये मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है? मैं पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर एक दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद रहता है। वो तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इसके भड़काने पर हम सब यहाँ लड़ते रहेंगे और दुश्मन के आदमी यहाँ पहुंच जाएंगे। ये कहकर मैंने एक लाश की हिफाजती बेल्ट खोली, फिर लाश को कांधे पर लादकर बाहर जाने लगा। मेरा पायलट भी एक लाश उठाकर मेरे पीछे आया। जोजा का साथी दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। रास्ता रोककर बोला, पहले ये बताओ त्यारा क्यों खाली कर रहे हो? मैंने खामोशी से पलटकर उस लाश को वापस सीट पर बिठा दिया। पायलट ने भी यही किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, खुश हो जाओ, त्यारा खाली नहीं होगा। जोजा के साथी ने कहा, तुमने मंसूबा बदल दिया, अब कुछ और करने वाले हो? मैंने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर मारा, फिर दूसरे हाथ का घुंसा नाक पर जड़ दिया। वो जरा पीछे को डगमगाया। उसकी नाक से खून बहने लगा और बहते ही ठंडक के बायस जम रहा था। उसने अचानक उछलकर लात मारी। मैं लड़खड़ाते हुए एक लाश पर आकर गिरा। मेरे उठते उसने घूमकर किक मारी। इस बार मेरी नाक से खून बहते ही जम गया। बड़ा मजा आया। बड़ा जबरदस्त फाइटर था। ईंट का जवाब पत्थर से देता। फौलाद को फौलाद बनकर काटना जानता था। मैंने जवाबी हमला किया। उसे संभलने का मौका दिए बगैर घून से मारता हुआ बैरूनी दरवाजे तक ले आया। वो अचानक नीचे गिरा। गिरते उसने मेरी टांग पर टांग मारी। मैं गिरता हुआ उस पर आया तो उसने मुझे पैरों पर रखकर उछाल दिया।
मैं तैयारी की सीढ़ी पर गिरा, फिर उसके पायदानों पर से लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया। मेरी कमर पर और हड्डियों में सख्त चोटें आई थीं। चूंकि सर्द इलाका था इसलिए चोटों की तकलीफ से बदन गर्मा जाता था। मेरे अंदर अंगारे भर गई। वो ऊपर से छलांग लगाकर मुझ पर आया। मैं लुढ़कता हुआ एक तरफ गया। वो बर्फ की सिल पर औंधे मुंह गिरा। उसे ऐसी चोटें आई होंगी कि उसका बदन भी गर्मा रहा होगा। उसके करीब ही लोहे की एक सलाख पड़ी हुई थी। हमारे जिस्मों पर ढेर सारे मोटे कपड़े थे। लातों और गूंसों का असर खातिरख्वाह नहीं होता था। लोहे की सलाख ही कुछ काम दिखा सकती थी। उसने औंधा मुंह रेंगते हुए सलाख की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उछलकर उसके हाथ पर खड़ा हो गया। उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने घूमकर मुंह पर ठोकर मारी। वो औंधा था। घूमकर चारों शाने चित हो गया। अभी उसमें बड़ी जान बाकी थी। उसने लोहे की सलाख से मुझ पर हमला करने का इरादा किया। फिर मैं वो सलाख कैसे इस्तेमाल न करता। जैसे वो उठा, मुंह पर सलाख पड़ गई। वो अपनी चीखें न रोक सका। मुसलसल सलाख की मार पड़ती जा रही थी। जख्मों और चीखों का इजाफा होता जा रहा था। जोजा चीखती हुई आई, अपने साथी के सामने ढाल बनकर बोली, रुक जाओ, तुम इंसान नहीं, वैश्य दरिंदे हो। आपस में लड़ने का यह मतलब नहीं है कि एक दूसरे की जान ली जाए। मैंने जोजा के बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटका दिया। वो चीखती हुई दूर जाकर गिरी। मैंने फिर सलाख से पिटाई शुरू कर दी। इतनी मार किसी और दुश्मन को मारता तो वो मर जाता, मगर ये बड़ा जीदार था। सिर्फ बेहोश हो गया। जहां गिरा वहां से फिर उठ ना सका। आर्मर अपनी जोजा को संभालता हुआ मुझे बुरा भला कह रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया। पायलट के साथ लाशें बाहर लाकर बर्फ पर डालने लगा। जॉनी एक तरफ खड़ा मुझे गुमसुम होकर देख रहा था। पायलट हसीना भी एक एक लाश खींचती हुई बैरूनी दरवाजे तक ला रही थी। हमसे बड़ी हद तक ताउन कर रही थी और मेरी हदायत पर अमल करते हुए बदस्तूर गूंगी बनी हुई थी। 15 मिनट में जहाज खाली हो गया। पायलट उस हसीना के साथ इंजन और दूसरी मशीनों को चेक करने लगा। मैं सीढ़ी हटाकर दरवाजा बंद करने लगा तो आर्मर ने नीचे से कहा, ये क्या करते हो, क्या हमें छोड़कर जाओगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता, मगर तुम इस औरत को छोड़कर मेरे साथ नहीं चलोगे। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में ये औरत बाहर बनकर आई है, इसीलिए मैं इसे नुकसान पहुंचाए बगैर जा रहा हूं। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। जॉनी एक सीट पर हिफाजती बेल्ट बांधे बैठा था। मैं उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो बोला, मेरे पास आओ। मैंने कहा, मैं यहां से तुम्हारी निगरानी करूंगा। तुम्हारे अंदर रहने वाले मेरे मिजाज के खिलाफ तुमसे कोई हरकत कराएगा तो मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। अब खामोश रहो, मैं थोड़ी देर बाद बातें करूंगा। मैं पायलट हसीना के दिमाग में पहुंच गया। त्यारा हरकत में आ गया था। बर्फ की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था और वो हसीना मेरे पायलट को गाइड करती जा रही थी। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वो मजबूरन हमारा साथ दे रही है। उसने मेरी वहशत और बर्बरियत देखी थी। उसे मालूम हुआ था कि मैंने वहां के बेशुमार मुसल्लह गार्ड्स को सिर्फ 10 मिनट में मौत के घाट उतारे है। यहाँ के इंचार्ज को गोली मारी है और जोजा के साथी को वैसी दरिंदे की तरह मार मार कर बेहोश किया है। अगर वो भी कोई दुश्मनी करती हुई पकड़ी जाएगी तो मैं उसे भी अजियतें देकर मार डालूंगा। वो मौत से डरती थी और जिंदगी से प्यार करती थी। जिंदा रहकर ज्यादा से ज्यादा हुस्न शबाब के खजाने लुटाना चाहती थी। उसने एक बार पलटकर दूर से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं, मुझसे आंखें न लड़ाओ। मेरे पायलट को पूरी तवज्जो से गाइड करो। याद रखो, जब तक दोस्त रहोगी जिंदा रहोगी, वरना मैं बोलता नहीं हूं, कर गुजरता हूं। वो सहम कर पायलट और त्यारे की तरफ तवज्जो देने लगी। त्यारा उस वसी और इस गार के मुख्तलिफ मोड़ से गुजरता हुआ एक वसी मैदान में आ गया। सुबह के 6 बजने वाले थे। अभी सूरज की रोशनी नहीं थी। हर तरफ धुंध छाई हुई थी। फिर वो त्यारा बर्फ के हमवार मैदान में दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर को मुखातिब किया। उसने झुंझलाकर सख्त लहजे में कहा, तुम क्या कर रहे हो? रात के 2 बजे से यहां बिठाकर इंतजार करा रहे हो। सुबह के 6 बज गए हैं। क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? जल्दी बताओ क्या कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, ऑफिसर अपना लहजा दुरुस्त करो। वो बोला, यू शट अप, मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं, एक सीनियर अफसर हूं। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो जल्दी से उठकर अपनी वर्दी उतारने लगा। वर्दी के नीचे गर्म कपड़े थे, उसने वो भी उतार दिए। उसके जिस्म पर एक निक्कर रह गई। मुकामी फौज के अफसरान शदीद हैरानी से उसे देख रहे थे और पूछ रहे थे, ऑफिसर ये क्या हरकत है? इतनी सख्त सर्दी में तुमने कपड़े उतार दिए? आखिर उतारने की वजह क्या है? अभी तो तुम अच्छे भले थे। वो दौड़ता हुआ आतिशदान के पास गया, अपने कपड़े भी ले गया। वो उन्हें पहनना चाहता था, जैसे ही पहनता मैं उतार देता। उसने गिड़गिड़ाते हुए थर थर कांपते हुए इल्तिजा की, मैं सर्दी से मर जाऊंगा, मुझे लिबास पहनने दो। तुमने अभी दावा किया था कि सीनियर अफसर हो। मैंने उस सीनियर अफसर की वर्दी उतार दी। अब तुम एक मामूली आदमी रह गए हो। मुझसे भूल हो गई, मैं तौबा करता हूँ। आइंदा अफसराना रोब और दबदबे से बात नहीं करूंगा। वह सर्दी से दांत कटकटाता हुआ जोर जोर से बोल रहा था। एक फौजी जवान ने उस पर कंबल लाकर डाला और दूसरे ने पूछा, क्या मिस्टर वुल्फ से बातें कर रहे हो? वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, हाँ। मिस्टर वुल्फ मुझसे नाराज हो गए हैं, कहते हैं मैं ड्यूटी छोड़कर चला जाऊं। मेरी जगह दूसरा अफसर आएगा तो वो बात करेंगे। मुकामी अफसर ने कहा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी पूछो कि मिस्टर वुल्फ त्यारे तक पहुंच गए या नहीं। एक मातियत ने मुकामी अफसर से कहा, सर वायरलेस अटेंड करें। अफसर ने आकर वायरलेस ऑपरेट किया, कोड वर्ड्स अदा किए, जिसके बाद दूसरी तरफ से कहा गया, सर अभी कंट्रोल टावर से इतना मिली है
एक तैयारा बैनुल अक़वामी प्रवास के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे, उसे वायरलेस पर कॉल किया, मगर पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। कंप्यूटर फ्लाइंग रूट चार्ट के मुताबिक वो सरहद पार करके फ्रांस की हदूद में दाखिल होगा। अफसर ने पूछा, ये वही तैयारा तो नहीं है जिसे हम तलाश कर रहे हैं? बहुत मुमकिन है, मुजरिम उसे यहां से ले जा रहे हैं। ऑल राइट, मैं कुछ कार्रवाई करता हूं। अफसर ने फ्रांसीसी आला अफसर से कहा, फौरन अपनी सरहदी चौकियों को इतला दो, एक तैयारा गैर कानूनी प्रवास करता हुआ तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो रहा है, उसे उतरने पर मजबूर किया जाए। मैंने फ्रांस की मिलिट्री के आला अफसरान से जल्दी जल्दी राब्ता कायम किया। उन्हें मुख्तसर तौर पर बताया कि सोनिया के हुक्म पर ब्रायन वुल्फ उस गुमशुदा तैयारी को पेरिस के फौजी अड्डे पर ला रहे। मैंने ये बात सोनिया को भी बताई। फिर उस अफसर के पास आया जो अपनी वर्दी पहन चुका था, लेकिन उसकी तो शामत आ गई थी। सुपर मास्टर और मास्क मैन के लोग वहां पहुंच गए थे और बयान दे रहे थे कि बाबा साहब के इदारे से आने वाले हार्वे वॉटसन ने जबरदस्त चाल चली है। जो रास्ता गुमशुदा तैयारी की तरफ जाता था वहां बारूदी सुरंग बिछा दी थी, हालांकि मैंने नहीं बिछाई। खुफिया अड्डे के इंचार्ज ने ये हिफाजती इंतजाम किए थे। सुपर मास्टर और मास्क मैन के आदमी उस रास्ते से गुजरते हुए बारूदी सुरंग और रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले बमों का शिकार हो गए थे। उनके ख्याल ख्वानी करने वाले ने इतला दी थी कि हार्वे वॉटसन खुफिया अड्डे में पहुंच गए। फिर 1 घंटे बाद इतला दी कि वो गुमशुदा तैयारी में पहुंच गए। सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले ने बताया, उनके एक आदमी से हार्वे की जबरदस्त फाइट हो रही है। मास्क मैन के ख्याल ख्वानी करने वाले की रिपोर्ट थी कि लाशें तैयारे से निकाली जा रही हैं। तैयारे को लाशों से खाली करने का मकसद समझ में नहीं आया, शायद वो तैयारा वहां से किसी दूसरी जगह ले जाना चाहती हैं। फिर आधे घंटे बाद दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों ने अपनी अपनी टीम के अहम अफराद को इतला दी कि हार्वे उस तैयारे को ले जा रहे। टीम के अफराद दौड़ते हुए मुकामी फौज के हेडक्वार्टर में आए थे और फ्रांस के उस अफसर को इल्जाम दे रहे थे जिसे अभी मैंने सजा दी थी। वो कह रहे थे कि इस अफसर ने यहाँ के फौजियों को सब्ज बाग दिखाकर तैयारी को अपने मुल्क रवाना कर दिया। वो अफसर कह रहा था, मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब ने अपनी आंखों से देखा है। हार्वे वॉटसन टेलीपैथी के जरिए मुझे नंगा कर चुका था, मुझे तमाशा बना रहा था। आप लोग यकीन करें, उसने हमें भी धोखा दिया है। तैयारा किसी दूसरे मुल्क की तरफ जा रहा है। वह अफसर अपनी सफाई पेश कर रहा था। बहरहाल मुझे ये पता चल गया कि दुश्मनों के 2 टेलीपैथी जानने वाले मुझ पर नजर रखे हुए थे। एक तो जाहिर हो गया था, वो जॉनी के अंदर छुपा रहा था। दूसरा जोजा, ये उसके साथी के दिमाग में होगा। सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले ने अपनी टीम को बताया था कि उनके एक आदमी से हार्वे की फाइट हो रही है। इससे साबित हो गया कि मुझसे लड़ने वाला जोजा का साथी सुपर मास्टर का आदमी था। मैंने उसे जिंदा छोड़कर गलती की थी। वैसे गलती अब भी कर रहा था। जॉनी के अंदर बैठे हुए दुश्मन को अपने साथ तैयारे में ले जा रहा था। मैं क्या करता? जोजा और आर्मर की तरह इस लड़के को तैयारे के बाहर फेंक कर नहीं आ सकता था। 7:40 हुए थे। हम 8 बजे तक पेरिस के फौजी अड्डे में उतरने वाले थे। उसके ठीक 2 घंटे बाद यानी दिन के 10 बजे जॉनी बेख्तियार तब्दील होकर लड़की बनने वाला था। ऐसे वक्त उसके लिए घर की 4 दीवारी में रहना जरूरी होता।